हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। आइए दोस्तों, हम लोग पढ़ना है 10th क्लास की साइंस। और दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैथ के सेट में वही क्वेश्चन आए थे जो इन सेट्स में से आप लोगों को सॉल्व कराए गए थे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के बाद में से जो एग्ज़ाम प्रारंभ हुआ था वो था दोस्तों सेट कौन सा, यानी 2022 का सेट था। उसके पहले कोरोना में सभी बच्चे क्या हुआ था, प्रमोट हो गए थे। उसके बाद दोस्तों 2022 का सेट आया। उसके बाद में फिर क्या हुआ, 2023 में से फॉर्मेट बदल गया और उसमें से 20 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आने लगे। तो फ्रेंड्स, पहले जो थे उसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव नहीं आते थे, उसके बाद में 20 क्वेश्चन जो है वो ऑब्जेक्टिव टाइप के आने लगे। तो अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं उस समय का ये पेपर है। तो ये पेपर हम लोग सबसे पहले इसके जो बहुविकल्पी क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। उसके बाद में जो थ्योरिटिकल क्वेश्चन दिए गए हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। आइए देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग देख रहे हैं 10th क्लास की साइंस। फ्रेंड्स, अब हम लोग कवर करने वाले हैं इस वीडियो के माध्यम से 10th क्लास की साइंस है। और दोस्तों, साइंस का ही वीडियो है। इसमें से हम लोग बहुविकल्पी क्वेश्चन, अति लघुत्तरी क्वेश्चन और लघुत्तरी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो इस सीरीज में दिए गए हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि यदि ये वीडियो आप लोग 3 घंटे का पूरा दोस्तों, जो तीन इसमें से 3 ईयर हैं यानी 2022 है, उसके बाद में दोस्तों 2023 का सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। उसके बाद में दोस्तों 2024 का भी सेट हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इन दोनों सेटों में से, तीनों सेटों में से जो भी क्वेश्चन होंगे तो 2025 में फ्रेंड्स वही क्वेश्चन आएंगे जो इन तीनों सेट में से दिए गए हैं, बाहर क्वेश्चन नहीं जाएंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो आप लोग अंत तक देखें और पूरा वीडियो दोस्तों समझ कर करें। तो आइए देख लेते हैं कि किस तरीके से इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन बनेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स, खंड का इस तरीके से क्वेश्चन दिए होते हैं। क्या है पहला क्वेश्चन, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। दोस्तों, क्या कह रहा है, कह रहा है कि वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक अधिक होता है। किसका अधिक होता है, जल का अधिक होता है, हीरा का अधिक होता है, कांच का अधिक होता है, या फिर तारपीन के तेल का अधिक होता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को शायद ज्ञात होगा कि ये जो क्वेश्चन है, यानी वायु के सापेक्ष जो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाली दोस्तों जो धातु है वो कौन सी है, वो है हीरा। फ्रेंड्स, क्या है वो, हीरा है। तो हीरा का जो अपवर्तनांक है वो सबसे अधिक होता है, क्रिस्टली है एक। तो दोस्तों देख लेते हैं हीरा का कितना होता है अपवर्तनांक। तो फ्रेंड्स, जो हीरा का अपवर्तनांक है वो होता है 2.42। कितना होता है दोस्तों, 2.42 ये होता है हीरा का अपवर्तनांक। अब फ्रेंड्स, इसके अलावा और जो दिए गए हैं उनके भी देख लेते हैं कि कौन कौन से अपवर्तनांक होते हैं। तो दोस्तों दिया गया है जल। तो देख लेते हैं कि जल का अपवर्तनांक कितना होता है। तो फ्रेंड्स, जो जल है, जल का अपवर्तनांक होता है 1.33, ये जल का अपवर्तनांक होता है। वहीं कांच दिया गया है फ्रेंड्स कि कांच का कितना अपवर्तनांक होता है। तो दोस्तों कांच का होता है 1.50। अब दोस्तों इसमें दो पार्ट आते हैं, यानी एक फ्लिंट कांच होती है और एक क्राउन कांच होती है। तो दोस्तों इसमें अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन आप लोगों के सिलेबस में केवल यही अपवर्तनांक है। फिर फ्रेंड्स दिया गया है तारपीन का तेल। तो इसका अपवर्तनांक देख लेते हैं। तो जो तारपीन का तेल है उसका अपवर्तनांक होता है 1.47। दोस्तों क्या है, 1.47। तो अब इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, सबसे अधिक पूछ रहा है तो अधिकतम किसका दोस्तों, अधिकतम है 2.42। तो क्वेश्चन नंबर पहले का राइट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सेकंड नंबर, यानी हीरा जो है यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये अपना राइट आंसर है दोस्तों, इसको इस तरीके से हम लोग हाईलाइट कर देंगे। तो ये इसका क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका क्या है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, कि निकट, क्या कह रहा है दोस्तों, निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में प्रयुक्त करना चाहिए। यानी जो निकट दृष्टि दोष है फ्रेंड्स, उसे दूर करने के लिए किस लेंस का प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए क्या अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, या फिर उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को बता दें कि दर्पण और लेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, लेंस जो होता है इसमें आर पार दिखाई पड़ता है। तो जहां पर चश्मे में प्रयोग होगा तो दोस्तों चश्मे में सदैव लेंस प्रयोग किया जाएगा, कभी दर्पण प्रयोग नहीं किया जाएगा, क्योंकि दर्पण जो है वो पारदर्शी नहीं होता है। दर्पण में एक साइड पॉलिश लगी होती है तो उससे दूसरी साइड हम लोग देख नहीं सकते हैं। तो फ्रेंड्स, कौन सा इसका आंसर सही हो जाएगा, तो निकट दृष्टि दोष के लिए फ्रेंड्स जो उपयोग होगा वो होगा अवतल लेंस। फ्रेंड्स, क्या होगा, अवतल लेंस। तो इसका ये आंसर सही हो जाएगा। निकट दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग जो व्यक्ति होगा उसके चश्मे में कौन सा लेंस लगा होगा दोस्तों, अवतल लेंस। तो ये क्वेश्चन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों निकट दृष्टि दोष के लिए तो ये सही हो जाएगा, ये ऑप्शन सही होगा। लेकिन जो दूरदृष्टि दोष है फ्रेंड्स, तो दूरदृष्टि दोष के लिए क्या हो जाएगा, तो दूरदृष्टि दोष के लिए दोस्तों हो जाएगा उत्तल लेंस। तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। जब दूरदृष्टि होगी तब ये वाला आ जाएगा, यानी जब यदि क्वेश्चन आ जाता कि दूरदृष्टि दोष, तो फ्रेंड्स दूरदृष्टि दोष के लिए क्या है, उत्तल लेंस, और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या है, अवतल लेंस। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं, कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं क्या है, सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, एक दूसरे को कभी काटती नहीं हैं,
या परस्पर काटती हैं। तो दोस्तों चुंबकीय बल रेखाएं कैसी होती हैं? तो फ्रेंड्स हमें कैसा देखना है, कह रहा है कि चुंबकीय बल रेखाएं हैं तो दोस्तों क्या सदैव समांतर होती हैं, एक बिंदु पर मिलती हैं, परस्पर काटती हैं, एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। तो दोस्तों इसका मतलब है जो चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं वो एक दूसरे को कभी काटती नहीं। कैसा होती हैं? ये कभी भी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों गा का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा थर्ड नंबर, यानी चुंबकीय बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग इसको हाईलाइट कर देंगे, इसका ये आंसर बन जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं, समझ लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन दिया गया है, यदि फाई चुंबकीय फ्लक्स है, बी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल है तो इनके बीच का संबंध होगा। तो फ्रेंड्स हम लोग संबंध देख लेते हैं। फार्मूला क्या होता है, यानी फाई बराबर होता है बी इंटू ए। दोस्तों क्या होता है, फाई बराबर होता है बी इंटू ए। तो अब यदि हमें बी का मान निकालना होगा तो फ्रेंड्स क्या करेंगे, बी के लिए तो बी इक्वल टू, ये फाई तो ऊपर ही रहेगा, ये अपान में आ जाएगा ए। तो देख लेते हैं ये इक्वेशन कहाँ पर है। तो दोस्तों बी के साथ में क्या है, फाई अपॉन ए। पहला ऑप्शन सही मिल रहा है। कौन सा ऑप्शन सही मिल रहा है फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन जो है वो सही मिल रहा है। तो यहीं पर लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर क्या है घा, और इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग जो बहुविकल्पी क्वेश्चंस दिए गए थे उन क्वेश्चंस को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अब आइए देख लेते हैं इसके कुछ और क्वेश्चन। अब दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर, दोस्तों क्या है, अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, दोस्तों क्या है, ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। दोस्तों कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु पर ही बनता है। तो दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी। तो आइए फ्रेंड्स इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर पाएंगे, इसमें हम लोगों को बनाना होगा क्या, किरण आरेख। तो जब तक दोस्तों इसका किरण आरेख नहीं बनाएंगे जब तक इस क्वेश्चन को हम लोग समझ नहीं सकते हैं। तो आइए इसका किरण आरेख के द्वारा हम लोग समझते हैं। तो दोस्तों क्या है, अवतल दर्पण दिया गया है तो यहाँ पर हम लोग एक अवतल दर्पण इस तरीके से बना लेते हैं, यानी ये कंडीशन दोस्तों हो गई अवतल दर्पण की। अब इसके एक साइड में क्या होता है, इस तरीके की पॉलिश लगी होती है। तो ये एक छोटा सा भाग होता है जिसे हम लोग एमएन के नाम से जानते हैं, इसे द्वारक बोलते हैं। और ये जो पॉइंट होता है दोस्तों यही होता है इसका ध्रुव ऑप्टिकल बिंदु, और इसी के समांतर एक ऐसे रेखा खींच देते हैं। फिर फ्रेंड्स कह रहा है कि अवतल दर्पण के मुख्य ध्रुव से 30 सेंटीमीटर की दूरी, यानी यहाँ से लेकर 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर कोई है इस तरीके से दोस्तों, इस जगह कोई बिंब रखा है और ये जो दूरी है फ्रेंड्स ये कितनी है, यानी यहाँ से लेकर इस ध्रुव से लेकर इसके जो बीच की दूरी है वो है 30 सेंटीमीटर। फ्रेंड्स कितनी है, 30 सेंटीमीटर। तो कह रहा है जब यहाँ से जो कोई वस्तु है और यहीं पर इसका क्या बनता है, प्रतिबिंब बनता है, तो उसकी फोकस दूरी निकालनी है। तो दोस्तों अवतल दर्पण में ऐसी कौन सी कंडीशन होती है कि यदि हम लोग बिंब कहीं पर खड़ा कर दें और उसी जगह उसका प्रतिबिंब बने। तो दोस्तों ऐसी कंडीशन होती है उसकी वक्रता, दोस्तों क्या होता है उसका वक्रता केंद्र होता है। और वक्रता केंद्र और मुख्य अक्ष के जो बीच का बिंदु होता है वो फोकस बिंदु होता है, जिसे एफ से लिखते हैं। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब यहाँ से एक किरण इस तरीके से सीधे जाती है इस तरीके से, तो किसी गोली दर्पण पर पड़ने के बाद जब कोई भी किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो वो फोकस से होकर गुजरती है ऐसे। तो वो कहाँ से होकर गुजरेगी, ऐसे फोकस से होकर गुजर जाएगी। अब जो दूसरी किरण होती है दोस्तों वो कहाँ से जाती है, वो फोकस से होकर इस तरीके से आपतित होती है। तो ये फोकस से होकर आपतित होगी। अब ये फोकस से आपतित होने के बाद इस तरीके से जाएगी तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकलेगी इस तरीके से। तो ये मुख्य अक्ष के समांतर निकल जाती है। अब दोस्तों इसका प्रतिबिंब भी कहाँ बना, तो इसका प्रतिबिंब बन गया कहाँ पर, सी पर। तो ये कंडीशन फ्रेंड्स कैसी लागू हो गई, यानी यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी क्या है, वक्रता त्रिज्या है दोस्तों। क्या है ये वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या के लिए क्या होता है फार्मूला, यानी ये आर से डिनोट करते हैं। तो आर बराबर क्या यहाँ पर आ जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर आर बराबर आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है, आर बराबर 30 सेंटीमीटर। और दोस्तों वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का क्या संबंध होता है वो हम लोग देख लेते हैं। तो वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी का संबंध होता है आर इक्वल टू 2f। क्या होता है दोस्तों, आर इक्वल टू 2f। तो जब हम लोग f निकालेंगे तो r की वैल्यू रख लेते हैं। r की वैल्यू कितनी है 30, तो यहाँ 30 इक्वल टू ये 2 दिया गया साथ में, यहाँ पर आएगा अपॉन में हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा f। इसको कट करेंगे 2 से कट करेंगे दोस्तों आ जाएगा 15। तो f बराबर यहाँ पर क्या आ गया 15 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया यहाँ पर निकल कर। तो दोस्तों यहाँ पर इसका आंसर आ गया है f बराबर 15 सेंटीमीटर और इस तरह का ये किरण आरेख बना है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, दोस्तों क्या है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या दी गई है। दोस्तों क्या है 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हमें निकालनी है। फोकस दूरी दी गई है, वक्रता त्रिज्या निकालेंगे। तो फ्रेंड्स अभी हमने जस्ट आपको जिस तरीके से बताया है, जिस फार्मूले से आप लोगों को समझाया है, उसी फार्मूले के द्वारा हम लोग फिर से देख लेते हैं। तो दोस्तों क्या दिया गया है यहाँ पर दिया गया है इसकी फोकस दूरी दी गई है। तो फोकस दूरी और वक्रता
त्रिज्या जो है उसका क्या संबंध होता है, तो दोस्तों उसका संबंध होता है R = 2F, ये फार्मूला होता है। तो क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, R = 2 × F का मान क्या दिया गया है, तो F का मान दिया गया है 40, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे, 40 रख लेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 40 में 2 का गुणा करेंगे आ जाएगा 80 सेंटीमीटर, यानी कि 80 सेंटीमीटर। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने खा का क्वेश्चन का आंसर भी ज्ञात कर लिया, कितना आ गया, 80 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर निकल कर आ गया है। फिर दोस्तों देख लेते हैं उसके बाद का क्वेश्चन क्या है, वो भी समझ लेते हैं। तो दोस्तों उसके बाद क्वेश्चन लिखा है, कह रहा है कि वाहनों में, क्या कह रहा है दोस्तों, वाहनों में उत्तल दर्पण उपयोग में क्यों लिया जाता है, यानी वाहन जो होते हैं उसमें उत्तल दर्पण का क्या उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण किस काम में आता है दोस्तों, इसका क्या उपयोग होता है, किस तरीके से ये कार्य करता है। तो दोस्तों उत्तल दर्पण का कार्य क्या होता है ये हमें बताना है यहाँ पर, तो इस तरीके से हम लोग समझेंगे। यहाँ पर जैसे हम लोगों को बताना है कि किस तरीके से ये हम लोग बनाएंगे, तो यहाँ पर एक स्टार पॉइंट बना देते हैं ताकि ये हम लोग समझ सकें। तो वाहनों में उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि यह है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यह है वाहनों के पीछे का भाग, यह है पीछे का भाग, यानी वाहनों के जो पीछे का भाग होता है वह बड़ा करके दिखाता है, बड़ा करके दिखाता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, यानी जब हम किसी भी वाहन के दोस्तों साइड शीशे में क्या लगा देते हैं, जब हम किसी भी वाहन के साइड शीशे में उत्तल दर्पण लगा देते हैं तो जो पीछे से आते हुए वाहन हैं वो बहुत दूर तक एरिया, यानी एरिया मतलब क्षेत्रफल कवर करता है। तो दोस्तों क्या यह जो भी वाहन होते हैं वाहन के पीछे का एक बहुत बड़ा भाग कवर करके हमको उस छोटे से शीशे में दिखाता है। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। बहुत ही ईजी टाइप के दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कोई अवतल लेंस किसी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है, यानी ये फोकस दूरी f का मान दिया गया है। फिर दोस्तों ये मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर, ये मान दिया गया है v का। तो कह रहा है कि वस्तु से कितनी दूरी पर स्थित है, यानी वस्तु जो है वो लेंस से कितनी दूरी पर स्थित है। किरण आरेख भी बनाइए, यानी किरण आरेख भी हमें क्या करना है, बनाकर बताना है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं। इसमें फार्मूला कौन सा लगाएंगे, यहाँ पर लेंस दिया गया है। तो दोस्तों लेंस के लिए फार्मूला क्या होता है, यानी 1/f = 1/v और -1/u, ये फार्मूला होता है फ्रेंड्स किसके लिए, लेंस के लिए। तो इसमें दोनों का मान रख देंगे, यानी f दी गई है फोकस दूरी यहाँ पर रख देंगे और 10 दिया गया दोस्तों v, तो यहाँ पर मान रख देंगे और यहाँ पर 1/u का मान हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा पार्ट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं खंड खा दिया गया है। तो दोस्तों खंड खा में क्या है, इसमें केमिस्ट्री का पार्ट दिया गया है दोस्तों। तो खंड खा में देख लेते हैं, कह रहा है कि शुद्ध जल का pH मान होता है। दोस्तों क्या कह रहा है, शुद्ध जल का pH मान होता है, क्या 0 होता है, 1 होता है, 7 होता है या फिर 14 होता है। तो दोस्तों शुद्ध जल का जो pH मान है वो कितना होता है, वो होता है 7। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोगों ने कितना आंसर ज्ञात कर लिया, पांचवें का यानी 7 आंसर जो है वो शुद्ध उसका pH मान होता है। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग किस तरीके से तैयार करेंगे दोस्तों। क्या कह रहा है, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल से, क्या कह रहा है दोस्तों, अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाला धातु है। दोस्तों अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाले धातु को हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो अम्ल से हाइड्रोजन को हटाता है वो कौन है, तो दोस्तों वो होते हैं जिंक और मैग्नीशियम। कौन होते हैं दोस्तों, जिंक और मैग्नीशियम, यानी Zn और Mg। ये दोस्तों दो जो होते हैं तो ये क्या करते हैं, अम्ल से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, विस्थापित कर देते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर Ag लिखा है, Hg लिखा है, Cu लिखा है और ये Zn लिखा है। तो दोस्तों यही Zn जो है यही आंसर इसका सही हो जाएगा, क्योंकि अम्ल से हाइड्रोजन हटाने वाले कौन से होते हैं, जिंक और मैग्नीशियम। तो दोस्तों यहाँ पर जिंक दिया गया है, तो ये क्वेश्चन का दोस्तों खा नंबर का जो आंसर सही हो जाएगा वो हो जाएगा जिंक। तो इस तरीके से इन क्वेश्चन को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अब देख लेते हैं इसी क्वेश्चन में क्या क्या बनता है। दोस्तों ये कैसे होते हैं, ये अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटाते हैं। तो कौन अम्ल को हाइड्रोजन से नहीं हटाता है, दोस्तों ये कॉपर दिया गया है। ये क्या है, ये कॉपर है, लिख लेते हैं यहाँ पर, ये कॉपर है। कॉपर जो है वो अम्ल से हाइड्रोजन को नहीं हटाता है। दोस्तों Ag ये क्या है, यानी चांदी है। ये क्या है दोस्तों, Ag है, चांदी है, ये भी नहीं हटाता है। फिर दोस्तों ये क्या है, मरकरी है। Hg क्या होती है, ये मरकरी है दोस्तों, मरकरी, मरकरी भी नहीं हटाता है दोस्तों। इसके अलावा एक और होता है, वो होता है Au। क्या होता है दोस्तों, Au, यानी कि सोना। सोना भी धातु जो है वो भी अम्ल से हाइड्रोजन को हटाता नहीं है। दोस्तों कौन कौन हटाता है, केवल जिंक हटाता है। ये क्या है, Zn से दोस्तों क्या होता है, जिंक, और Mg से क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र बताना है। क्या बताना है फ्रेंड्स, प्रोपेन का
रासायनिक सूत्र बताना है कि प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या CH4 है, C3H8 है, C4H10 है या C2H6 है। तो दोस्तों प्रोपेन का फार्मूला क्या होता है, तो दोस्तों प्रोपेन का जो फार्मूला होता है वो होता है C3H8। क्या होता है दोस्तों, C3H8, यानी ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। तो दोस्तों इस ऑप्शन को हम लोग क्या करते हैं, हाईलाइट कर देते हैं इस तरीके से। फिर देख लेते हैं ये किसका दोस्तों दिया गया है, CH4। तो दोस्तों जो CH4 होता है ये किसका, ये है मेथेन। दोस्तों ये क्या है, इसे मेथेन बोलते हैं। तो यहाँ पर समझ लेते हैं ये क्या है, ये मेथेन है। फिर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है C2H6, ये क्या होता है, ये होता है दोस्तों एथेन होता है। ये क्या होता है, एथेन, एथेन। और C4H10 ये क्या होता है फ्रेंड्स, ये होता है ब्यूटेन। क्या होता है दोस्तों, इसे हम लोग ब्यूटेन बोलते हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या बनेगा, यानी प्रोपेन का रासायनिक सूत्र तो ये है, लेकिन ये जो बाद बाकी भी लिखे हैं उनके भी हम आप लोगों को इस तरीके से लिखकर समझा दिए हैं। आप फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6वां क्या कह रहा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों है, क्योंकि इसमें पूछ रहा है कि इसकी IUPAC पद्धति में क्या नाम होगा। तो दोस्तों आइए देख लेते हैं कि IUPAC पद्धति में किस तरीके से नामकरण होते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमें क्या करना होता है, कार्बन की संख्या जोड़नी होती है। दोस्तों क्या जोड़ना होता है, कार्बन की संख्या। तो कार्बन की संख्या देख लेते हैं कितनी है, 1 2 3 4, यानी 4 जब कार्बन की संख्या होती है तो ब्यूट होता है। दोस्तों यदि 1 होगी तो दोस्तों क्या होता है, मेथ, उसके बाद में एथ, फिर प्रोप, फिर ब्यूट। तो दोस्तों यहाँ पर 4 संख्याएं हैं कार्बन की, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, ब्यूट हो जाएगा। और इसे बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। क्या बन जाएगा दोस्तों, ब्यूटेन। तो इसका IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा दोस्तों, ब्यूटेन नाम होगा इसका, ब्यूटेन। यदि इसे इंग्लिश में लिखना चाहेंगे तो N ब्यूटेन, इस तरीके से इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे। फिर दोस्तों कह रहा है कि CH3COOH का दोस्तों क्या है, पहले तो पूछ रहा था CH3 CH2 CH2 और CH3 का IUPAC पद्धति में नाम। तो दोस्तों IUPAC पद्धति में नाम इसका क्या है, ब्यूटेन है। अब इसका नाम देख लेते हैं CH3COOH का, इसका नाम क्या है दोस्तों, तो इसका दोस्तों नाम होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है इसका नाम, इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिक अम्ल। तो यहीं पर लिख देते हैं, ये क्या है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। ये क्या फ्रेंड्स, इसको बोलते हैं एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी इसे कहते हैं। इसे एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी इसे कहा जाता है, एथेनोइक अम्ल, एसिटिक अम्ल या एथेनोइक अम्ल भी इसे हम लोग कहते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। दिया गया है मेंडलीव का आवर्त सारणी और उसकी व्याख्या करनी है। तो दोस्तों ये थोड़ा सब्जेक्टिव में है, आप लोग इसे स्वयं से करें कि मेंडलीव की सारणी किस तरीके से सॉल्व करते हैं। फिर फ्रेंड्स दिया कि निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं को पूर्ण कीजिए। तो फ्रेंड्स ये जो रासायनिक अभिक्रियाएं हैं इनको हम आप लोगों को पूर्ण करके समझाते हैं कि ये रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरीके से हम लोग पूर्ण करेंगे। तो आइए देख लेते हैं इन रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग किस तरीके से पूरा कर बनाएंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं किस तरीके से पूर्ण होंगी। तो दोस्तों पहले क्या दिया गया है, दिया गया CH3COOH प्लस C2H5OH। और दोस्तों किसके साथ क्रिया होनी है, सांद्र H2SO4 के साथ में इसकी क्या करना है, क्रिया करानी है। तो आइए देख लेते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर बनेगा क्या इस वाले कंडीशन में। तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा CH3। क्या बनेगा दोस्तों, यहाँ पर लिख देते हैं CH3 बनेगा। उसके बाद दोस्तों क्या लिखा है, यानी COO, ये जो तुम जो लिखा है वही लिखेंगे, CH3COO। तो दोस्तों यहाँ से हमने क्या ले लिया, CH3 ले लिया, COO। अब यहाँ से H हटा देंगे और यहाँ से C2H5 उठा लेंगे। दोस्तों C2H5 को इसके साथ में जोड़ देंगे तो क्या लिखेंगे, C2H5 इसके साथ में लिख दिया दोस्तों। अब लगा दिया यहाँ पर प्लस का चिन्ह। फिर दोस्तों बचा क्या, यहाँ पर एक O बचा है, एक ये H बचा है, एक ये H बचा है। इसका मतलब बचा है दोस्तों यहाँ पर 2 H बचे हैं और एक O बचा है। तो 2 H और एक O को कैसे लिखेंगे, यानी इसको हम लोग लिख सकते हैं H2O इस तरीके से। तो फ्रेंड्स हमने इस तरीके से इसको क्या किया, इसको हल कर दिया फ्रेंड्स। अब आइए देख लेते हैं, इसको हाईलाइट कर देते हैं ताकि ये चीज़ हमें आसानी से दिखाई पड़ने लगे इस तरीके से। तो ये दोस्तों हमने ज्ञात किया है। अब आइए देख लेते हैं इसका दूसरा क्या है। तो दोस्तों इसका दूसरा कह रहा है कि C2H5Br प्लस KOH का जली है। अब इसके साथ दोस्तों क्या करना है, क्रिया करानी है। तो जब ये जली है इसके साथ में क्रिया होगा तो किस तरीके से दोस्तों क्रिया होगी ये हमें देखना है। तो यहाँ से क्या उठाएंगे, यहाँ से K उठाएंगे दोस्तों। क्या उठाएंगे, यहाँ से हम लोग ये K निकाल लेंगे और यहाँ से ये Br निकाल लेंगे। तो दोस्तों यहाँ से जब K निकाल लेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ पर K आ जाएगा पहले, यानी KBr। ये दोस्तों हम लोगों ने उठा लिया, यानी यहाँ से K ले लिया, यहाँ से Br उठा लिया, उसके बाद में बचा प्लस। अब दोस्तों यहाँ पर बचा क्या है, अब यहाँ पर बचा है यानी C2 बचा है दोस्तों। क्या बचा है, C2। और एक यहाँ से हम लोग H हटा देते हैं, 5 H है, एक H हटा देते हैं तो क्या लिखेंगे, C2H4। क्या लिखेंगे फ्रेंड्स यहाँ पर, यानी C2H4। अब दोस्तों यहाँ पर 5 थे, एक हमने हटा दिया तो 2 बचे H। यहाँ पर भी एक O है, एक H है, यानी 2 H हो गए, एक O बचा। तो क्या बचा यहाँ पर, प्लस H2O। और ये क्या है, ये जल है।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स क्या करते हैं, इन अभिक्रियाओं को हम लोग सॉल्व करते हैं। दोस्तों जो यहाँ पर चीज़ें दी गई हैं उन्हीं चीज़ों को हमें यहाँ पर रखना है, यानी यहाँ से के ले लिया, यहाँ से Br ले लिया, रख दिया। उसके बाद दोस्तों C2 को वैसे रख दिया, यहाँ पर 5 H है, एक हटा दिया, 4 रख दिए। एक जो H बना इसके साथ में जोड़कर उसे जल बना दिया, पानी के साथ में उसको बनाकर तैयार कर दिया। तो दोस्तों इसी तरीके से क्या करते हैं हम लोग इन क्रियाओं को संपूर्ण करते हैं। तो ये इस तरीके से दोस्तों क्या होते हैं, समीकरण सॉल्व किए जाते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है, कह रहा क्वेश्चन, वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूटते हैं, यानी वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल अणुओं में टूट जाते हैं, क्या कहलाती हैं, उपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, अपचयी अभिक्रियाएं कहलाती हैं, दोनों कहलाती हैं, या फिर समान अभिक्रियाएं कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स ये देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स वह प्रक्रियाएं जिनमें जटिल कार्बनिक अणु सरल में टूटते हैं, यानी जिनमें जटिल क्रियाएं जो होती हैं वो सरल में टूट जाती हैं, वो क्या कहलाते हैं, तो दोस्तों वो कहलाते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। क्या कहलाते हैं फ्रेंड्स, वो कहलाते हैं अपचयी अभिक्रियाएं। तो इसका दूसरा आंसर जो है वो दूसरा आंसर इसका सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को पिक आउट करते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि चर्मदाह, क्या कह रहा है, चर्मदाह या पैलाग्रा रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है। तो दोस्तों दिया गया है ऑप्शन विटामिन B1, विटामिन B2, विटामिन B5 या विटामिन B12। दोस्तों इनमें से कौन सी विटामिन के कारण, कमी के कारण ये रोग होता है। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों। तो अब इस क्वेश्चन में से जो इसका आंसर है वो कोई भी आंसर यहाँ पर मैच नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि दोस्तों हम लोग आप लोगों को बताते हैं क्यों नहीं मैच कर रहा है। दोस्तों जो चर्मदाह रोग है, जो चर्मदाह रोग है वो कौन सी विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों वो होता है विटामिन B3 की कमी से। दोस्तों कौन सी विटामिन का कमी कारण होता है, B3 की कमी से। दोस्तों यहाँ पर B3 कहीं पर दिया नहीं गया है। और दोस्तों विटामिन B3 को कहते क्या है, विटामिन B3 को बोलते हैं नियासिन। दोस्तों क्या बोलते हैं, नियासिन। विटामिन B3 को दोस्तों क्या बोलते हैं, नियासिन बोलते हैं। तो इस तरीके से ये है, लेकिन यहाँ पर कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है क्योंकि ये B3 है। तो दोस्तों यहाँ पर B1 दिया गया है, B2 दिया गया है, B5 दिया गया है, B12 दिया गया है। अब दोस्तों कुछ समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही लगाएं। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए ही हम छोड़ रहे हैं कि आप लोग जैसा इस क्वेश्चन को आंसर अपना समझें उसी तरह से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग स्वयं से जानने की चेष्टा करें। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा कि हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, हीमोग्लोबिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो दोस्तों हीमोग्लोबिन किसके साथ महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, श्वसन के साथ, उत्सर्जन के साथ, पाचन के साथ, या फिर पोषण के साथ। तो फ्रेंड्स हीमोग्लोबिन जो है वह किसके साथ में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोस्तों, तो वह ये हीमोग्लोबिन मिलता है ब्लड के साथ। और ब्लड दोस्तों कहाँ पहुँचता है, फेफड़ों में पहुँचता है। तो क्या संबंधित हो जाएगा, श्वसन। तो क्वेश्चन नंबर गा का दोस्तों जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फर्स्ट नंबर, यानी कि श्वसन में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कौन, हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों ये इसका आंसर सही हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा दोस्तों फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। दोस्तों फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि फ्लोएम द्वारा कोई भी पादप है, जो पादप होते हैं यानी पौधे होते हैं, पादपों में फ्लोएम के द्वारा, पादपों में फ्लोएम के द्वारा दोस्तों क्या है, फ्लोएम के द्वारा भोजन के रूप में, किसके रूप में, भोजन के रूप में, या सुक्रोज जो है वो भोजन के रूप में, क्या है दोस्तों, सुक्रोज जो है वो भोजन के रूप में, या भोजन सुक्रोज के रूप में, कुछ भी कह सकते हैं, सुक्रोज के रूप में स्थानांतरित होता है। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, तीसरा सही हो जाएगा, यानी फ्लोएम द्वारा कौन सा ऑप्शन है, सुक्रोज के रूप में। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को लगा लेते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है। तो फ्रेंड्स दिया गया है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है और वह किसका पाचन करता है। तो फ्रेंड्स हमें क्या पता करना है, यानी लार जो होती है, जो हम लोगों के मुंह में बनती है लार, और दोस्तों उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो उस एंजाइम को हम लोग समझ लेते हैं कि लार में कौन सा एंजाइम होता है। तो दोस्तों जो लार में है वो होता है टाइलिन एंजाइम। कौन सा एंजाइम होता है दोस्तों, टाइलिन एंजाइम पाया जाता है किसमें, लार में। टाइलिन एंजाइम जो है दोस्तों वो लार में पाया जाता है। तो टाइलिन एंजाइम दोस्तों लार में पाया जाता है। अब ये कार्य क्या करता है, तो दोस्तों ये स्टार्च को पाचन करने का कार्य करता है। किसको ये पचाता है दोस्तों, ये स्टार्च को पचाता है। स्टार्च को पचाने में प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है, यानी स्टार्च को पचाने में दोस्तों क्या किया जाता है, इसका प्रयोग किया जाता है।
तो दोस्तों इस तरीके से लार में क्या पाया जाता है, टाइलिन नाम का एक एंजाइम पाया जाता है। फिर दोस्तों क्या है, कह रहा कि परागकण का नामांकित चित्र बनाना है। फिर फ्रेंड्स कह रहा कि पुनरुद्भवन किसे कहते हैं, कोई इसके 2 उदाहरण बताइए। फिर दोस्तों पुनरुद्भवन में क्या जाता है, यानी अलैंगिक जनन के अंतर्गत आता है दोस्तों पुनरुद्भवन। फिर दोस्तों क्या कह रहा कि एक संकर तथा द्विसंकर से आप क्या समझते हैं, इसे बताना है। या दोस्तों कह रहा कि लिंग संलग्न रोग क्या होते हैं, किन्हीं 2 लिंग संलग्न रोगों के नाम बताइए। तो दोस्तों जो लिंग संलग्न रोग होते हैं वो क्या होते हैं, जैसे वर्णांधता होता है दोस्तों, जैसे जिसे हम लोग बोलते हैं कलर ब्लाइंडनेस, यानी कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो हरे और लाल कलर में फर्क नहीं कर पाते हैं, ऐसे रोग क्या कहलाते हैं, लिंग संलग्न रोग कहलाते हैं। या हीमोफीलिया रोग होता है दोस्तों। कौन कौन से 2 रोग हो जाते हैं लिंग संलग्न, एक तो दोस्तों होता है वर्णांधता रोग हो जाता है, दूसरा क्या होता है हीमोफीलिया रोग होता है दोस्तों। फिर दोस्तों कह रहा कि दोहरा निषेचन किसे कहते हैं, या दोस्तों परिवार नियोजन से आप क्या समझते हैं, परिवार नियोजन की किन्हीं 2 विधियों को दोस्तों बताना है। तो परिवार नियोजन दोस्तों क्या है, बढ़ती जनसंख्या को किस तरीके से हम लोग रोक सकते हैं, यानी एक तो सभी व्यक्तियों को शिक्षित करना है, उसके बाद दोस्तों यौन संबंधों के बारे में हमें अच्छे से जानकारी करनी है। तो दोस्तों ये भाग होते हैं इसमें। फिर दोस्तों क्या है, कह रहा कि पुमंग तथा जायांग में अंतर लिखना दोस्तों। तो पुमंग क्या होता है और जायांग क्या होता है दोस्तों, ये होता है पुंकेसर यानी नर पार्ट होता है कोई भी पुष्प का, और ये क्या होता है दोस्तों, फीमेल पार्ट होता है यानी कि मादा पार्ट होता है। उसके बाद में इसमें किस तरीके से परागण होता है, कैसे परागण होता है दोस्तों, तो ये सारी विधियों को हमें इसी में देना है। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं 2022 तो हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अब फ्रेंड्स हम लोग देख लेते हैं क्या 2023 का, यानी 2023 का किस तरीके का क्वेश्चन पेपर आया था, उसमें किस तरह के दोस्तों क्वेश्चन बने थे। अब हमें एक चीज़ एनालिसिस करनी है फ्रेंड्स, कि जो 2023 में क्वेश्चंस आ रहे हैं उन्हें हमें ये देखना है कि 2022 में से कितने क्वेश्चंस रिवाइज हुए थे, यानी पुनः पूछे गए थे। दोस्तों यदि बहुत सारे क्वेश्चन 2022 से 2023 में भी रिवाइज किए जाते हैं, पुनः पूछे जाते हैं, तो दोस्तों उसी तरीके की प्रोबेबिलिटी होती है कि जो 2024 का हम लोग पेपर सॉल्व करेंगे तो 2024 के पेपर में से दोस्तों 2025 में कितने से क्वेश्चन वही पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों को क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अच्छे से समझना है और समझते हुए आगे बढ़ना है, क्योंकि दोस्तों हमें अभी 2023 के बाद में 2024 का जो पेपर है, मॉडल पेपर हुआ था आप लोगों का यूपी बोर्ड का, वो भी पेपर सॉल्व करना है। और फ्रेंड्स 2022, 23 और 24 के जो क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर सॉल्व कराए गए हैं, बस इन्हीं क्वेश्चंस को आप लोग सॉल्व कर लें, और इन्हीं क्वेश्चन में से 2025 को जो आप लोगों का 4 मार्च को पेपर होना है साइंस का 10th क्लास के लिए दोस्तों, पूरा पेपर इसी से आएगा। तो आप लोग वीडियो पूरा अंत तक देखें और इनको सॉल्व करें। आइए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न है, इसमें से 20 दिए गए हैं, क्योंकि दोस्तों 2023 में जो पहले की दोस्तों शिक्षा व्यवस्था थी उसमें चेंजमेंट हो गया था। पहले 5-5 या 6-6 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते थे, अब दोस्तों क्या हुआ था, इसमें 20 बहुविकल्पी क्वेश्चन आने लगे थे। तो दोस्तों देख लेते हैं, जो पहला 20 ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन हुआ था दोस्तों, जिसमें 20 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हुए थे OMR वाले, तो दोस्तों वो हुए थे 2023 में। तो फ्रेंड्स 2023 का ही पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा है कि एक लेंस की क्षमता, फ्रेंड्स क्या है, एक लेंस की क्षमता -2.5 डायोप्टर है, लेंस की फोकस दूरी तथा प्रकृति ज्ञात करनी है। तो फ्रेंड्स हमें क्या ज्ञात करना है, यानी लेंस की फोकस दूरी निकालनी है। तो आइए देख लेते हैं कि लेंस की फोकस दूरी हम लोग किस तरीके से निकालेंगे, किस तरीके से उसको समझेंगे। तो दोस्तों इस तरीके से थोड़ा ऊपर बढ़ा लेते हैं ताकि हमें इतना पॉइंट मिल जाए। तो दोस्तों देख लेते हैं इसका फार्मूला क्या होता है। तो फ्रेंड्स इसका फार्मूला होता है P = 1/f। दोस्तों क्या होता है, P = 1/f। तो जब हम लोग क्या निकालेंगे, P दोस्तों f का मान निकालेंगे, हमें निकालना क्या है, फोकस दूरी। तो f बराबर होता है 1/p, और दोस्तों ये यहाँ पर होता है मीटर में, और ये जो क्वांटिटी होती है ये आती है सेंटीमीटर में। तो फिर फ्रेंड्स जब इसे सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या करेंगे, ऊपर 1 की जगह 100 कर लेंगे। अब दोस्तों मान रख देते हैं, तो ऊपर क्या हो जाएगा 100, और नीचे दोस्तों p का मान क्या दिया गया है, तो p का मान दिया गया है -2.5। तो दोस्तों दशमलव हटाएंगे, ऊपर एक जीरो बढ़ाएंगे, इसे कट करेंगे, 25 से कम 25 और 25 चौको 100। तो दोस्तों यहाँ पर 4 आ जाएगा, एक ये जीरो आ जाएगा, यानी यहाँ पर दोस्तों क्या हो जाएगा, -40। अब दोस्तों -40 किसके लिए होता है, हमें ये समझना है। तो फ्रेंड्स जहाँ पर माइनस का साइन लगा हो, इसका मतलब होता है कि वह क्या है, वो है अवतल है। माइनस का दोस्तों क्या है, वो क्या दर्शाता है, तो माइनस का साइन दर्शाता है कि वह अवतल है। तो आइए देख लेते हैं अवतल लेंस के लिए दोस्तों कौन सा आंसर सही हो रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पहले नंबर पर दिया गया है कि 40 सेंटीमीटर, और दोस्तों दिया गया है अवतल, तो यही इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा A नंबर, यानी A ऑप्शन इज राइट आंसर। तो अब आइए बढ़ते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम से मजा आ जाएगा। कह रहा है यदि वैद्युत शक्ति P है, दोस्तों क्या है, वैद्युत शक्ति P है तथा प्रतिरोध R से व्यक्त होता है, तब वैद्युत धारा व्यक्त करना है। तो दोस्तों हमें सबसे पहले क्षमता का फार्मूला पता होना चाहिए। तो फ्रेंड्स क्षमता का फार्मूला क्या होता है, यानी उसका फार्मूला दोस्तों होता है P = VI। क्या होता है दोस्तों, P = VI होता है। अब दोस्तों यहाँ पर P की जगह तो P आ जाए =, अब दोस्तों V जो है ये ओम के नियम से निकालेंगे। तो दोस्तों V का मान क्या होता है, तो V बराबर होता है IR।
क्या होता है दोस्तों, v बराबर आई आर। तो यहाँ पर v की जगह मान रख देंगे तो यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा, r आ जाएगा, इंटू में ये i है, तो एक ये i और एक ये i मिलकर क्या हो जाएगा दोस्तों, आई स्क्वायर हो जाएगा। अब जब आई स्क्वायर का मान निकालेंगे तो ये r जो है इसके नीचे आ जाएगा, तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी p बाई आर इक्वल टू आई स्क्वायर। अब दोस्तों जब ये स्क्वायर कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर इस तरीके से अंडर रूट लग जाएगा, तो ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स कौन सा ऑप्शन है रूट में p बटे आर, देख लेते हैं कहाँ पे है। तो ये वाला दोस्तों दिया गया है p बटे आर, तो रूट p बटे आर जो है वह वैद्युत धारा को व्यक्त करता है। तो आइए देख लेते हैं, ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व होगा। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर दूसरा है, उसका आंसर क्या है, डी नंबर। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, ये भी बहुत ही इंटेलिजेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा प्रकाश की चाल, क्या कह रहा है, प्रकाश की चाल माध्यम 1 में व माध्यम 2 में क्रमशः V1 तथा V2 हो। दोस्तों क्या है, प्रकाश की जो चाल है वो माध्यम 1 में V1 तथा माध्यम 2 में V2 हो, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कितना होता है। तो दोस्तों जहाँ पर चाल बदल जाती है वहाँ पर माध्यम चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, जहाँ पर चाल बदल जाती है वहाँ पर जो माध्यम है वो चेंजमेंट हो जाता है, माध्यम जो है वो बदल जाता है। तो कैसा हो जाता है माध्यम, यानी जब चाल A1 होगी तो माध्यम उसमें परिवर्तित हो जाएगा, माध्यम बदल जाता है फ्रेंड्स। तो आप देख रहे हैं कि प्रकाश की चाल माध्यम 1 व माध्यम 2 में क्रमशः V1 व V2 है दोस्तों, तब माध्यम 1 का अपवर्तनांक माध्यम 2 के सापेक्ष कितना हो जाएगा। तो 1 का अपवर्तनांक दोस्तों माध्यम 2 के जो सापेक्ष हो जाएगा वो हो जाएगा V1 अपॉन में V2। क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, V1 अपॉन में V2। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर तीसरे का राइट आंसर हो जाएगा ए नंबर। तो देख लेते हैं कौन सा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का ए ऑप्शन इज राइट आंसर बन जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पर हम लोग इसे हाइलाइटर मार देंगे इस तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर चौथा दिया गया है, कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा कथन असत्य है, देख लेते हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के उत्तरी ध्रुव से प्रकट होती हैं, बिल्कुल सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के भीतर दक्षिण से उत्तर की ओर चलती हैं, ये भी सही बात है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, बस यही बात तो अच्छी नहीं लगती है, यही बात तो गलत है भाई। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जो हैं वो कभी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, यानी कभी एक दूसरे को काट नहीं सकती हैं। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक बंद वक्र बनाती हैं, ये भी सही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर बनेगा वो क्या हो जाएगा। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते चलते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 5वां है फ्रेंड्स, कह रहा कि इनमें से किस दर्पण की, यानी इनमें से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होती है। फ्रेंड्स क्या कह रहा है कि इनमें से किस दर्पण की दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिकतम होती है, उत्तल दर्पण की, समतल दर्पण की, अवतल दर्पण की, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स जो सबसे अधिक होती है दृष्टि क्षेत्र, जो सबसे बड़ा होता है वो किसका होता है, वो होता है उत्तल दर्पण का। क्योंकि आप लोग जानते हो कि ये वाहनों के साइड शीशे के रूप में प्रयोग होता है, और साइड शीशा से बहुत दूर का क्षेत्र हमें एक छोटे से शीशे के अंदर दिखाई पड़ता है। आप सब लोग ड्राइविंग करते होंगे 4 व्हीलर, तो दोस्तों उसमें देखते हैं कि साइड में एक दर्पण लगा होता है जिसमें हम लोग बैक साइड में आने वाले वाहनों को देखते हैं। दोस्तों कितना भी बड़ा वाहन क्यों ना हो उस शीशे में वो समाहित हो जाता है। तो इस वजह से दृष्टि क्षेत्र सबसे ज़्यादा किसका होता है, उत्तल दर्पण का। तो दोस्तों यही इसका आंसर सही हो जाएगा इस तरीके से। फिर देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। तो इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कह रहा है कि आर, क्या कह रहा है दोस्तों, आर व 2R, यानी 2 प्रतिरोध दिए गए हैं। ओम के प्रतिरोधों को पहले श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, फिर समांतर क्रम में जोड़ते हैं, और जोड़ने पर R2 R1 तथा समांतर क्रम में जोड़ने पर R2 हो, तब यानी कौन सी कंडीशन इसमें सही होगी। तो इस कंडीशन को हमें सॉल्व करना है। तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करेंगे। भाई देख लेते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये यूपी बोर्ड एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। तो आइए देख लेते हैं क्या दिया गया है दोस्तों, देख लेते हैं। ये दिया गया है, यानी एक R है, दूसरा R1 है। तो दोस्तों सबसे पहले क्या दिया गया है, यानी श्रेणी क्रम में प्रतिरोध R1 है, तो यानी दोस्तों R1 लिख लेते हैं श्रेणी क्रम के लिए। तो दोस्तों श्रेणी क्रम में क्या होता है, आमने सामने जोड़ देते हैं, क्या है, यानी R प्लस 2R। तो जोड़ कर रख देंगे, कितना आ जाएगा, 3R आ जाएगा दोस्तों। फिर कह रहा कि समांतर क्रम के लिए R2 है, तो दोस्तों समांतर क्रम के लिए क्या है, R2 है। तो अब समांतर क्रम का फार्मूला लगाते हैं, तो क्या आ जाएगा, 1/R2 इक्वल टू, यानी 1/R प्लस 1/2R। अब दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसका एलसीएम लेंगे, तो दोस्तों यहाँ पर आ जाएगा 2R। तो यहाँ पर तो R है, यहाँ पर तो 2 है, यही सर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा ऊपर 2, यानी 2, और प्लस में यहाँ दोस्तों क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 बटे में R2 है। अब दोस्तों इसे जोड़ेंगे, 2 और 1 3, जब संख्या पलटेंगे तो यहाँ पर R2 का मान क्या निकलेगा, तो R2 बराबर आ जाएगा दोस्तों 2R, और अपान में आ जाएगा 3।
कितना आ जाएगा फ्रेंड्स, अपॉन में 3 आ जाएगा। अब इन्हें हमें देखना है दोस्तों कि कौन सा ऑप्शन इनमें से सही होगा। तो दोस्तों क्या करते हैं, सब में R1/R2 है, तो R1 का मान पहले रखते हैं और R2 का मान नीचे रखते हैं, फिर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही बन जाएगा। तो यहाँ पर रख लेते हैं R1/R2। तो दोस्तों R1 का मान कितना है, 3R है, अपॉन में R2 का मान कितना है, यानी 2R और अपॉन में 3 दिया गया है। अब दोस्तों ये जो 3 है ये 3 ऊपर चला जाएगा और ये R से R समाप्त हो जाएंगे, तो ये दोस्तों ये 3 से 3 ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा, 3×3 9 और बटे में नीचे 2 है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि R1 अपॉन में R2 इक्वल टू 9/2 कहाँ पर दिया गया है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं R1/R2 9/2 दोस्तों ये दिया गया है, यानी ऑप्शन नंबर बी है छठवें का। तो देख लेते हैं किस तरीके से इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया है। आइए लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर छठवें का राइट ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंड्स बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एक बार फिर से देख लेते हैं आप लोग कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, यानी पहले श्रेणी क्रम में निकालते हैं, श्रेणी क्रम में दोनों को ऐसे रोक देते हैं दोस्तों। जब समांतर क्रम का फार्मूला होता है तो हम लोग बटे में करके लगाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है कि धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n गुणा बढ़ाने पर कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो दोस्तों क्या n गुना बढ़ेगा, n गुना घटेगा, n² गुना बढ़ेगा, अपरिवर्तित रहेगा। तो दोस्तों ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है दोस्तों, जैसे कोई कॉइल है इस तरीके से, अब उसके केंद्र पर ये चुंबकीय क्षेत्र है दोस्तों, इसमें क्या है इस तरीके से ऐसे कॉइल में फेरे लगे होते हैं। तो दोस्तों जितने ज़्यादा फेरे होंगे उतना ज़्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, यानी फेरों की संख्या पर निर्भर करता है क्या, चुंबकीय क्षेत्र। तो धारावाही वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या यदि n गुना हो जाए तो उनका जो चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी कितना बढ़ेगा, वो भी n गुना बढ़ेगा, क्योंकि दोस्तों ये किस पर निर्भर करता है, कुंडली में लगे फेरों की संख्या पर। तो क्वेश्चन नंबर 7वें का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो इसे इस तरीके से हम लोगों ने बना लिया। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही इजी क्वेश्चन भी दिया गया है। क्या कह रहा है, कह रहा है कि CH3, क्या कह रहा है दोस्तों, CH3 CH2OH का IUPAC पद्धति में नाम क्या होगा। तो दोस्तों इसका नाम हमें देखना है, इसका नाम क्या होगा, क्या इसका नाम एथेनॉल होगा, मेथेनॉल होगा, एसिटिक अम्ल होगा या फिर एथेनोइक अम्ल होगा। तो दोस्तों देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या नाम होगा। तो दोस्तों सबसे पहले देखते हैं कि सी की मात्रा कितनी है। तो दोस्तों कार्बन की मात्रा कितनी है, 2 है। जब कार्बन की मात्रा 1 होती है तो मेथ होता है, जब 2 होती है तो एथ होता है। तो दोस्तों एथ हो जाएगा। और ये OH जुड़ा है, इसे ऑल बोलते हैं। ये क्या है, क्रियात्मक समूह होता है, ये क्या है, ऑल है। तो क्या बन जाएगा दोस्तों, ये एथेनॉल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एथेनॉल। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8वें का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरीके से अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सी दहन अभिक्रिया है। दोस्तों क्या है, कह रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी दहन अभिक्रिया है। तो दोस्तों दहन अभिक्रिया के लिए आप लोगों को बता दें किसके किसके बीच में होती है। तो दोस्तों जो दहन अभिक्रिया है, यानी जो दहन अभिक्रिया होती है वो किसके किसके मध्य में होती है। तो फ्रेंड्स दहन अभिक्रिया जो है वह होती है ईंधन और प्लस, दोस्तों ईंधन और प्लस ऑक्सीजन के बीच में। किसके बीच में होती है, ईंधन और ऑक्सीजन के बीच में जो क्रिया होती है वही कहलाती है दहन अभिक्रिया। तो दोस्तों यहाँ पर 4 अभिक्रियाएं दी गई हैं। अब देख लेते हैं कि दोस्तों ईंधन और जल, दोस्तों ऑक्सीजन किसमें दिया गया है, जिसमें दिया होगा वही उसका आंसर सही हो जाएगा। दोस्तों इसमें दिया गया है NaOH, CH3COOH, इसमें भी नहीं है, CH4Cl2, इसमें भी नहीं है, दिया गया है CH4O2। दोस्तों O2 क्या, ऑक्सीजन मिल गया। ये ईंधन है मीथेन और ये क्या है, ऑक्सीजन है। तो दोस्तों यही अभिक्रिया क्या हो जाएगी, यही अभिक्रिया बन जाएगी दहन अभिक्रिया। तो क्वेश्चन नंबर 9 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, यानी 9वें क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर, यानी सी ऑप्शन इज राइट आंसर। अब आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 10वां समझ लेते हैं दोस्तों। तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर, एक समूह में ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ता है, परमाणु का साइज बढ़ता है, क्योंकि समूह में नीचे जाने पर एक नया कोष जुड़ जाता है, नाभिक तथा सबसे बाहरी कोष के बीच की दूरी स्थिर रहती है, नाभिकों में आवेशों की संख्या स्थिर रहती है, या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों जब हम लोग समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, एक नया कोष जुड़ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10वें का जो राइट ऑप्शन है वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। एक नया कोष जुड़ जाता है जिसके फलस्वरूप क्या होता है, परमाणु का साइज बढ़ता जाता है। अब आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है, केवल उसने फार्मूला के लिए पूछा है। कह रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए।
क्या पूछ रहा है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र बताइए कि भाई प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। तो बस प्लास्टर ऑफ पेरिस का एक हमें फार्मूला याद रखना है कि CaSO4 के साथ में हाफ H2 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? CaSO4 के साथ में हाफ H2O। तो दोस्तों देख लेते हैं CaSO4 के साथ में कहाँ ये है 1/2, इसी को बोलते हैं हाफ H2O। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर बन जाएगा। तो इसे हम लोग कर देंगे, हाईलाइट बना देंगे इस तरीके से। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? ये तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या है ये क्वेश्चन? तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 12। दोस्तों कह रहा है कि शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा। क्या कह रहा है फ्रेंड्स? शुद्ध जल का पीएच मान क्या होगा? तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 जो है तो वो शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? 7 होता है। क्या होता है दोस्तों? शुद्ध जल का जो पीएच मान है वो कितना होता है फ्रेंड्स? वो होता है 7। और दोस्तों एक चीज़ आप लोगों को बता दें कि 7 जो होता है वह उदासीन पॉइंट होता है दोस्तों। जब पीएच मान यदि पीएच मान 7 है तो वह कैसा है? उदासीन है। कैसी कंडीशन है दोस्तों? उदासीन है। यदि 7 से कम की ओर आएंगे, 7 से कम की ओर आएंगे तो अम्लीय बनते जाएंगे। क्या बनते जाएंगे? अम्लीय बनते जाएंगे। और यदि 7 से ऊपर की ओर जाएंगे तो क्षारीय होते चले जाएंगे। क्या होते चले जाएंगे? क्षारीय। अम्ल कैसे होते हैं? खट्टे होते हैं। क्षार कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम लोग क्या करते हैं? क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट पॉइंट। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या बनेगा भाई? क्वेश्चन कह रहा है कि एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह है, यानी एल्डिहाइड में प्रकार्यात्मक समूह कौन सा है? तो दोस्तों जो एल्डिहाइड का प्रकार्यात्मक समूह है वो होता है CHO। क्या होता है दोस्तों? CHO ये होता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर, यानी बी ऑप्शन इज राइट आंसर। इस तरीके से ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर देख लेते हैं दोस्तों, अब आता है खंड गा, यानी यहाँ से बायोलॉजी सेक्शन प्रारंभ होता है दोस्तों। यहाँ से बायोलॉजी सेक्शन प्रारंभ होता है। देख लेते हैं किस तरीके से बायोलॉजी सेक्शन प्रारंभ होता है। तो दोस्तों बायोलॉजी सेक्शन में देख लेते हैं उपखंड में कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा उत्पादक है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 का कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं एक होता है उत्पादक और एक होता है उपभोक्ता। उत्पादक क्या होते हैं? ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, वो उत्पादक कहलाते हैं। उपभोक्ता क्या होते हैं? ये पूरी तरीके से उत्पादकों पर निर्भर होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं कि अपना भोजन स्वयं कौन बनाता है? क्या चिड़ियाँ बनाती हैं? नहीं। जंगली जानवर बनाते हैं? ये भी नहीं। पालतू जानवर बनाते हैं? ये भी नहीं। कौन बनाता है? हरे पेड़ पौधे। बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हरे पेड़ पौधे। यही अपना भोजन दोस्तों बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा। फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है दोस्तों, कह रहा मटर के पौधे, लंबे पौधे डबल टी और बौने पौधे स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम संतति पीढ़ी में मिलेंगे। यानी जो प्रथम संतति पीढ़ी होती है, जो एकल संकर क्रॉस होता है, फर्स्ट क्रॉस होता है, उसमें दोस्तों कितने कैसे पौधे प्राप्त होते हैं? सभी लंबे होते हैं या बौने होते हैं? तो आइए इसमें हम लोग क्रॉस करा कर देख लेते हैं किस तरीके से पौधे प्राप्त होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले लेते हैं 2 कैपिटल टी ले लेते हैं, यहाँ पर 2 स्मॉल टी ले लेते हैं। एक यहाँ से कैपिटल टी उठाएंगे और एक यहाँ से स्मॉल टी उठाएंगे। फिर दोस्तों एक यहाँ से कैपिटल टी उठा लेंगे और यहाँ से दोस्तों ये स्मॉल टी उठा लेंगे इस तरीके से, इस तरीके से। तो एक ये कैपिटल टी, एक ये स्मॉल टी। फिर दोस्तों ये वाला उठाएंगे कैपिटल टी और एक ये वाला उठा लेंगे स्मॉल टी। फिर फ्रेंड्स ये वाला उठाएंगे कैपिटल टी और ये वाला उठाएंगे स्मॉल टी। यानी सभी में क्या है? एक प्लस का टी है और एक स्मॉल का टी है। तो दोस्तों यहाँ पर जो मेंडल का नियम था, प्रभाविता का नियम, वो बताया था उन्होंने कि किसी भी पेड़ या पौधे में जो प्रभाविता के लक्षण होते हैं वही प्रभावी होते हैं। तो यहाँ पर कैपिटल टी है तो ये प्रभावी मानी जाएगी। तो ये सभी पौधे कैसे माने जाएंगे? सभी पौधे लंबे पौधे माने जाएंगे। हालांकि यहाँ पर हम लोगों को दिख रहा है कि यहाँ पर स्मॉल टी है, लेकिन पौधे तो दोस्तों जब बनेंगे तो पौधे में तो हम लोग देख नहीं पाएंगे कैपिटल टी है कि स्मॉल टी है। हमें यदि सभी लंबे पौधे मिलेंगे तो हम जान जाएंगे। तो लंबे पौधे हो गए सभी। कैसे हो गए दोस्तों? लंबे पौधे। तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी सभी लंबे पौधे। तो क्वेश्चन नंबर 15 का राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देख लेते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? कह रहा निम्नलिखित में कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग होता है? कार्बन डाइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन, जल एवं ऑक्सीजन, जल एवं कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एवं नाइट्रोजन। तो फ्रेंड्स जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कौन सी क्रिया होती है? प्रकाश संश्लेषण की। तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल भाग लेते हैं। कौन भाग लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और जल जो है वो भाग लेते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा फ्रेंड्स? तो क्वेश्चन नंबर 16 का राइट ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, जल और कार्बन डाइऑक्साइड। यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा इस तरीके से। अब देख लेते हैं इसका क्वेश्चन नंबर दूसरा।
तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर दूसरा क्या है, कह रहा है कि सामान्य एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता है। दोस्तों क्या है, सामान्य जो है एक लिंगी नर पुष्प में क्या नहीं पाया जाता है। तो दोस्तों नर पुष्प में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों केवल इसमें पुंकेसर पाया जाता है। नर पुष्प में क्या पाया जाता है, इसमें केवल पुंकेसर पाया जाता है। इसमें कह रहा नहीं पाया जाता है, तो दोस्तों इसमें बायदल भी नहीं पाया जाता, पंखुड़ी भी नहीं पाई जाती है, वर्तिकाग्र भी नहीं पाया जाता, ये कुछ नहीं पाया जाता है, लेकिन केवल क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर नहीं के लिए पूछ रहा है और नहीं में 3 ऑप्शन दिए गए हैं और हाँ में पुंकेसर दोस्तों दिया गया है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही लगाएं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन जो है, इस क्वेश्चन का आंसर थोड़ा क्या है, विवादास्पद है। दोस्तों कैसा ऑप्शन है इसका, विवादास्पद ऑप्शन है। यहाँ पर नहीं होना चाहिए था, तो हो जाता है ये क्वेश्चन कि सामान्य एकलिंगी नर पुष्प में पाया जाता है, तो क्या पाया जाता है, पुंकेसर पाया जाता है। बाद बाकी ये कोई चीज़ें पाई नहीं जाती हैं। तो अब इस क्वेश्चन का अगर राइट आंसर बनेगा तो केवल यही बनेगा। क्यों, क्योंकि ये सारी चीज़ें तो इसमें होती नहीं है, केवल पुंकेसर ही इसमें पाया जाता है। तो चलो इस क्वेश्चन के लिए थोड़ा हम लोग हैशटैग छोड़ देते हैं और इस क्वेश्चन के लिए इस तरह का मूड बना लेते हैं भाई, चलो कोई एक आध क्वेश्चन इस तरह से निपट जाते हैं। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन नाम का दोस्तों जो हार्मोन होता है, इंसुलिन नाम का जो हार्मोन है वह कहाँ से स्रावित होता है। तो दोस्तों वह किस ग्लैंड से स्रावित होता है। इंसुलिन हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है, थायराइड से, अग्नाशय से, पीयूष से या फिर वृषण से। तो दोस्तों जो इंसुलिन है दोस्तों वो कहाँ से होता है, वो होता है अग्नाशय से। कहाँ से दोस्तों स्रावित होता है, अग्नाशय से इंसुलिन नाम का हार्मोन जो है वो स्रावित होता है। और यह किसके साथ में मिलता है दोस्तों, और किसके साथ में होता है, तो दोस्तों ये लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से भी स्रावित होता है। किससे होता है, लैंगर-हैंस की, यानी अग्नाशय के साथ साथ लैंगर-हैंस की द्वीपिकाओं से, द्वीपिकाओं से स्रावित होता है, स्रावित होता है। कौन सा दोस्तों, इंसुलिन हार्मोन। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कह रहा कि जैव विकासवाद के सिद्धांत को प्रतिपादित किया है, यानी जो जैव विकासवाद का सिद्धांत है वह किसने प्रतिपादित किया है। तो दोस्तों वह प्रतिपादित किया है किसने, चार्ल्स डार्विन ने। दोस्तों किसने किया है, चार्ल्स डार्विन ने। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स डार्विन, इस तरीके से। फिर दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा कि जीवाश्म ईंधन जलने पर देता है, कार्बन के ऑक्साइड देता है, बिल्कुल सही है। नाइट्रोजन के ऑक्साइड ये भी देता है, सल्फर के ऑक्साइड ये भी देता है। तो दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा उपरोक्त सभी, तो बस यही ऑप्शन सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सभी चीज़ें निकलती हैं। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी इसके आंसर सही होते हैं। अब आइए दोस्तों, ऑब्जेक्टिव तो इसके क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिए हैं। अब देख लेते हैं थोड़ा इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन के, इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो हैं उन्हें किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब देख लेते हैं दोस्तों क्वेश्चन क्या दिया गया है। कह रहा एक अवतल दर्पण से किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए किरण आरेख बनाइए, इस दर्पण का कोई एक उपयोग लिखिए। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं इसका किस तरीके से हम लोग क्या कह रहा, अवतल दर्पण कह रहा और कैसा प्रतिबिंब बनाना है, हमें आभासी प्रतिबिंब बनाना है। तो आइए देख लेते हैं कि अवतल दर्पण से कब किस कंडीशन में आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो फ्रेंड्स पहले तो हम लोग देख लेते हैं कि अवतल दर्पण होता कैसा है। तो दोस्तों अवतल दर्पण जो है वो इस टाइप का बना होता है, जिसके एक साइड ऐसे पॉलिश लगी होती है, ये पॉलिश युक्त भाग होता है। तो एक साइड यहाँ पर ऐसे हम लोग पॉलिश लगा देंगे इस तरीके से। तो एक सतह उसकी पॉलिश युक्त होती है, ऐसे पॉलिश लगी होती है। दोस्तों ये जो होता है भाग, इसे हम लोग mn से लेते हैं। ये छोटा सा एक द्वारक होता है। बीच का जो पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है इसका ऑप्टिकल बिंदु, यानी कि फोकस बिंदु, से हम लोग P से लिखते हैं। अब इसी के समांतर हम लोग एक ऐसी सीधी रेखा खींच देते हैं जो इसके फोकस बिंदु से होती हुई ऐसे जाती है। दोस्तों यहाँ पर मान लेते हैं कि ये गोला अपना यहाँ पर इस तरीके से पूरा हो रहा होगा। तो यहाँ पर ये क्या है, इसका वक्रता केंद्र है। और फोकस बिंदु और वक्रता केंद्र के जो बीच का पॉइंट होता है दोस्तों वो होता है फोकस बिंदु, इस तरीके से। तो ये F से होता है। अब हमें बनाना इसका क्या है, तो दोस्तों इसका हमें बनाना है एक ऐसा प्रतिबिंब बनाना जो आभासी हो। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवतल दर्पण से जो बनने वाले 6 प्रतिबिंब होते हैं उनमें से 5 ऐसे होते हैं जिनमें वास्तविक और उल्टे प्रतिबिंब बनते हैं। केवल एक कंडीशन ऐसी होती है जिनमें आभासी प्रतिबिंब का निर्माण होता है। वो कंडीशन कैसी होती है, जब बिंब हमारा F व P के मध्य होता है। तो जैसे दोस्तों मान लेते हैं कि यहाँ पर हमने कोई एक बिंब रख दिया है, इस तरह का दोस्तों कोई यहाँ पर एक बिंब है, इस तरीके से यहाँ पर कोई बिंब है। तो दोस्तों यहाँ से हम लोग एक इस तरीके से देखेंगे, ऐसे जो समांतर जाएगी। तो जब कोई समांतर जाती है तो वो कहाँ से निकलती है, फोकस से होकर निकलेगी, इस तरीके से ऐसे फोकस से होकर आपतित होकर चली जाएगी। फिर दोस्तों एक किरण ऐसी है कि इस तरीके से आती है और जिस रास्ते से जाती है उसी रास्ते से वापस आ जाती है। इसका मतलब क्या है कि इस किरण ने वक्रता केंद्र को टारगेट किया हुआ है, यानी ये किरण जो है ऐसे वक्रता केंद्र से होती हुई ऐसे जा रही है। अब फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं कि इन दोनों के बीच की दूरी जो है वो निरंतर बढ़ती जा रही है। तो ये दोनों किरणें यहाँ तो कहीं मिलेंगी नहीं। तो दोस्तों इन्हें आगे की ओर हम लोग डॉट डॉट करके मिलाने का प्रयास करते हैं। तो ये वाली किरण ऐसे है, ऐसे जाएगी सीधे इस तरीके से यहाँ जाएगी।
दोस्तों ये वाली जो किरण है इस तरीके से जाएगी, ऐसे इस तरीके से जाएगी, तो ये यहाँ पर मिल जाएगी। इसका मतलब दोस्तों जहाँ पर ये दोनों किरणें मिलेंगी वहीं पर इनका इस तरीके से ये प्रतिबिंब बन जाएगा। और दोस्तों ये प्रतिबिंब कैसा बनेगा, यानी ये डॉट डॉट के द्वारा आया है तो ये प्रतिबिंब होगा आभासी एवं सीधा। तो लिख देते हैं आभासी और सीधा। अब दोस्तों ये है कौन सा, ये है अवतल दर्पण। कौन है दोस्तों, अवतल दर्पण। तो अब इसका उपयोग देख लेते हैं कि अवतल दर्पण का एक उपयोग क्या है दोस्तों। तो अवतल दर्पण का एक उपयोग लिख लेते हैं, क्या होता है ये, वाहनों की हेडलाइट में, क्या लिखते हैं दोस्तों, वाहनों की हेडलाइट में, हेडलाइट में दोस्तों साइड शीशे के रूप में नहीं, साइड शीशे के रूप में वो उत्तल प्रयोग होता है, अवतल जो है वो हेडलाइट के रूप में प्रयोग होता है। दूसरा दोस्तों पॉइंट क्या है, दूसरा किसमें, नाई की दुकान में दोस्तों, नाई की दुकान में, या दांत के डॉक्टर के पास। ये दोस्तों किसके पास होता है, दांत के चिकित्सक के पास, यानी दांत के सर्जन के पास, दांत के चिकित्सक के पास, चिकित्सक के पास होता है। तो ये इसके 3 है उपयोग। और दोस्तों क्या कह रहा है, यही कह रहा है कि इसके कोई 2 उपयोग दीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट। अब फ्रेंड्स फिर से कह रहा है किसी प्रिज्म से श्वेत प्रकाश की विक्षेपण की क्रिया चित्र बनाइए। दोस्तों क्या है, किसी श्वेत प्रकाश से जो प्रिज्म होता है दोस्तों उसका किस तरीके से विक्षेपण बनता है, आइए देख लेते हैं किस तरीके से क्रिया होती है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग एक प्रिज्म ड्रा करते हैं। तो दोस्तों एक प्रिज्म में क्या होता है, 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं, 2 त्रिभुजाकार फलक होते हैं और 3 आयताकार फलक होते हैं। तो दोस्तों ये वाला जो पॉइंट है ये हो जाता है प्रिज्म कोण, इसे ए से लिखते हैं। अब दोस्तों क्या करते हैं कि यहाँ पर हम लोग एक प्रकाश की किरण आपतित कराते हैं, यानी कोई एक ये प्रकाश की किरण इस बिंदु पर आपतित हो गई, तो इसे क्या लिखते हैं, आपतित प्रकाश किरण, आपतित प्रकाश किरण। दोस्तों जिस बिंदु पर आपतित होती है उस बिंदु पर हमें एक अभिलंब की आवश्यकता होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर माध्यम परिवर्तन हो रहा है। ये वाला जो बाहर का है दोस्तों ये है विरल माध्यम, क्योंकि ये वायु है तो ये कैसा हो जाएगा, ये विरल माध्यम है। और दोस्तों इसके अंदर क्या है, कांच है, तो ये सघन माध्यम है। तो इस बिंदु पर हमें क्या चाहिए, अभिलंब चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर अभिलंब क्या है, यानी उस पृष्ठ पर हम लोग 90 डिग्री पर एक रेखा खींच देते हैं जो कि उस अभिलंब का कार्य करती है। अब यदि यह इस किरण को कोई परेशान नहीं करता तो यह किरण इस तरीके से सीधे ऐसे निकलती हुई चली जा रही थी, लेकिन दोस्तों क्या हुआ, माध्यम बदल गया। और जब माध्यम बदल गया तब क्या होता है, यानी स्नेल का नियम कहता है कि जब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से चलकर सघन माध्यम में आती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है, दोस्तों अपने अभिलंब की ओर दोस्तों झुक जाती है। तो उसका अभिलंब ये है, तो इसे इस तरीके से जाना चाहिए, लेकिन अपने अभिलंब की ओर झुक जाएगी, इस तरीके से ये झुक कर निकलेगी। तो ये यहाँ पर इस तरीके से आ गई, इस तरीके से। अब दोस्तों जब इस बिंदु पर आई तो इस बिंदु पर फिर से अपवर्तन की क्रिया होगी, क्योंकि बाहर क्या है, विरल माध्यम है, अंदर क्या है, सघन माध्यम है। तो अब इस बिंदु पर हमें फिर से क्या है, एक अभिलंब डालना पड़ेगा। तो यहाँ से फिर से एक हम लोग ऐसे अभिलंब डाल देते हैं, ये अभिलंब है। अब दोस्तों यदि यह किरण परेशान नहीं होती तो ये किरण ऐसे सीधे निकल जाती, इस तरीके से इसका डायरेक्शन था। लेकिन दोस्तों क्या हुआ, यहाँ पर अपवर्तन की घटना हुई। तो अब ये क्या दोस्तों, इसने बताया था कि जब कोई प्रकाश किरण सघन माध्यम से चलकर विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने अभिलंब से दूर हट जाती है। तो दोस्तों उसका अभिलंब ये है, अब अपने अभिलंब से दूर होकर निकलेगी तो वो इस तरीके से निकलेगी ये। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी इस तरीके से पूरा एक स्पेक्ट्रम बनकर निकलता है, ऐसे इस तरीके से पूरा एक स्पेक्ट्रम निकलता है, ऐसे ये स्पेक्ट्रम बनता है दोस्तों। और इस स्पेक्ट्रम को क्या बोलते हैं, इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं विबग्योर। क्या बोलते हैं दोस्तों, इस स्पेक्ट्रम को बोलते हैं विबग्योर बोलते हैं। तो इस तरीके से ये क्या होता है दोस्तों, ये होता है श्वेत प्रकाश के लिए क्रिया का क्षेत्र दोस्तों। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा कि ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इसका सत्यापन कीजिए। तो दोस्तों हमें क्या निकालना है, यानी ओम का नियम बताना है और वैद्युत परिपथ की सहायता से उसे सत्यापित करना है। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि ओम का नियम हम लोग किस तरीके से समझेंगे। तो फ्रेंड्स आइए समझ लेते हैं ओम का नियम। तो क्या लिखेंगे दोस्तों, ओम का नियम। तो आइए समझ लेते हैं दोस्तों ओम का नियम क्या था। तो दोस्तों ओम का नियम क्या कह रहा था, यानी किसी भी धारावाही चालक, दोस्तों कोई भी धारावाही चालक है ये इस तरीके से, जैसे मान लेते हैं ये ए है और ये बी है दोस्तों, ये धारावाही चालक है और इस चालक में प्रवाहित धारा है आई। तो दोस्तों किसी धारावाही चालक में प्रवाहित धारा आई उस चालक के सिरों पर लगे विभवांतर, यानी उस चालक के सिरों पर लगे विभवांतर के अनुक्रमानुपाती होती है दोस्तों। क्या होती है, अनुक्रमानुपाती। तो यानी ये जो v है ये v अनुक्रमानुपाती हो जाती है किसकी, इस चालक में प्रवाहित धारा I के। अब दोस्तों फिजिक्स में एक रूल होता है, जब ये चिन्ह हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक को पुट करते हैं तो क्या आ जाएगा, v बराबर और यहाँ पर रखेंगे I R। तो दोस्तों यहाँ क्या आ गया R, तो यहाँ पर लिखेंगे, यानी ये हमें फार्मूला प्राप्त हो गया क्या, ओम के
नियम से। तो जहाँ R क्या है, प्रतिरोध है, जहाँ R प्रतिरोध है, जहाँ R प्रतिरोध है दोस्तों क्या है, जहाँ R चालक पर लगा प्रतिरोध है, इसका मात्रक क्या होता है, ओम। इसका मात्रक क्या होता है, ओम होता है इसका मात्रक। यदि हमें R का मान निकालना हो तो दोस्तों R का मान कैसे निकालेंगे, तो R बराबर क्या आ जाएगा, V ऊपर हो जाएगा और I नीचे हो जाएगा। तो एक मात्रक इसका ओम बन जाता है, एक मात्रक बन जाएगा वोल्ट प्रति एम्पियर, दो इसके मात्रक बन जाएंगे दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, कह रहा है कि इसका हमें क्या बनाना है, यानी ग्राफ बनाकर इसका यानी परिपथ भी बनाना है। तो आइए देख लेते हैं कि ओम के नियम का किस तरीके से परिपथ बना होता है, यानी हम लोग परिपथ के द्वारा ओम का नियम किस तरीके से सत्यापित करेंगे। तो आइए फ्रेंड्स परिपथ समझ लेते हैं कि इसका परिपथ किस तरीके का होता है। तो दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से परिपथ बनाएंगे, यानी इस तरीके से एक ऐसे रेखा ले जाते हैं यहाँ से, यहाँ पर इसमें एक प्रतिरोध ऐसे ऐसे जोड़ देते हैं। ये तार तो दोस्तों होते हैं ये प्रतिरोध के लिए प्रदर्शित होते हैं इस तरीके से। अब यहाँ पर एक हम लोग सेल लगा देते हैं, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर एक कुंजी ऐड कर देते हैं, तो ये यहाँ पर कुंजी ऐड कर दी। फिर उसको इस तरीके से लेकर आते हैं, अब नीचे लेकर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, तो यहाँ पर एक एमीटर लगा देते हैं। तो ये दोस्तों एक एमीटर लग गया, एमीटर में ये इस तरह का एक चिन्ह बना होता है, ये बताता है, यहाँ लिख देंगे एमीटर। तो ये फ्रेंड्स एक एमीटर लग गया यहाँ पर। अब इसके नीचे लेकर आते हैं इस तरीके से, अब यहाँ पर लेकर आते हैं तो यहाँ पर एक प्रतिरोध लगा देते हैं, ऐसे ऐसे यहाँ एक प्रतिरोध लग जाता है। फिर दोस्तों यहाँ पर इस तरीके से ऊपर ले जाते हैं, ऐसे लाते हैं और यहाँ पर ऐसे ले जाकर यहाँ पर इस तरीके से ऐसे जोड़ देते हैं। अब फ्रेंड्स ये जो यहाँ पर प्रतिरोध लगा है, इस प्रतिरोध के साथ में एक वोल्टमीटर ऐसे जोड़ते हैं दोस्तों, एमीटर श्रेणी क्रम में, जिसका एक सिरा ये प्लस और दूसरा सिरा ये माइनस होता है। वोल्टमीटर दोस्तों वहीं पर समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ये V है दोस्तों, ये एमीटर है श्रेणी क्रम में जुड़ा है। ये दोस्तों वोल्टमीटर है, ये क्या है, वोल्टमीटर है, लिख देते हैं ये वोल्टमीटर है, वोल्टमीटर। ये प्रतिरोध तार है, ये दोस्तों क्या है, प्रतिरोध तार है। और फ्रेंड्स ये क्रिया क्या कहलाती है, यानी ये क्रिया कहलाती है ओम का नियम। ये दोस्तों क्या है, यही है ओम का नियम, और ओम के नियम में यही हम लोग क्या करते हैं, परिपथ बनाते हैं। अब दोस्तों ओम का नियम जो है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है, यानी ये जो चालक तार हम लोगों ने लिया है, ये चालक तार किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो आइए देख लेते हैं इसका पहला पॉइंट क्या है, ये किन किन बातों पर निर्भर कर रहा है। तो फ्रेंड्स जो भी ये चालक तार का प्रतिरोध होता है वह तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। क्या होता है, यानी जो प्रतिरोध है R वो चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी चालक तार की लंबाई क्या है, L, यानी लगा प्रतिरोध चालक तार की लंबाई L के अनुक्रमानुपाती होता है। तो अनुक्रमानुपाती का यहाँ पर हम लोग चिन्ह बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं कि अनुक्रमानुपाती होता है, पहला कारक हो गया। अब दूसरा दोस्तों कारक क्या होता है, यानी ये जो R है ये इस चालक तार के जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, यानी 1/a इसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। 1/a का मतलब क्या है, उसके क्या हो जाता है, व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। फिर दोस्तों क्या है, यानी ये जो चालक तार है R, यानी चालक तार का जो प्रतिरोध है तार दोस्तों, ये ताप जो होता है ताप के भी अनुक्रमानुपाती होता है, यानी दोस्तों T से क्या है, टेम्परेचर, दोस्तों क्या है, ये T से टेम्परेचर है, यानी इसे ताप बोलते हैं। फिर दोस्तों जो चालक तार का पदार्थ होता है, तो ये जो प्रतिरोध है, ये जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध दोस्तों चालक के पदार्थ, चालक के पदार्थ यानी जो चालक का पदार्थ है उसके भी अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती। तो दोस्तों ये इन बातों पर क्या करता है, निर्भर करता है, अनुक्रमानुपाती होता है इस तरीके से। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन। कह रहा है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या होती है, इस घटना से संबंधित फैराडे के नियम। तो दोस्तों ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, आप लोगों को लिखना या किसी प्रणालिका में वैद्युत धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाना है। या दोस्तों हमें अब आइए देख लेते हैं उपखंड रेखा, यानी अब हम लोग केमिस्ट्री वाला सेक्शन देख लेते हैं। केमिस्ट्री वाले सेक्शन में क्या है, तो दोस्तों कह रहा है इसमें दैनिक जीवन में पीएच का महत्व बताइए। दोस्तों दैनिक जीवन में क्या करना है, पीएच का हमें महत्व ज्ञात करना है। तो दोस्तों पीएच मान हमें सबसे पहले आनी चाहिए। तो पीएच मान में जो 7 होता है वो उदासीन होता है दोस्तों। जब 7 से हम लोग नीचे जाते हैं, यानी 7 से जिनका पीएच मान नीचे आने लगता है वो अम्लीय होते जाते हैं। क्या होते जाते हैं दोस्तों, वो अम्लीय होते जाते हैं। ये कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, खाने में स्वाद में कैसे लगते हैं, खट्टे लगते हैं। अब दोस्तों जैसे ही हम लोग 7 से ऊपर जाने लगते हैं, यानी जैसे हम लोग 7 के ऊपर में जाएंगे, अपर में जाएंगे, वो क्षारीय होते जाएंगे। क्या होते जाएंगे, क्षारीय होते जाएंगे।
क्षार खाने में कैसे होते हैं? कड़वे होते हैं। क्षार जो है वो खाने में कैसे लगते हैं? कड़वे लगते हैं। तो दोस्तों यही दैनिक जीवन में क्या है? पीएच का महत्व होता है। बाद बाकी ये थोड़ा सब्जेक्टिव है, आप लोग इसको लिख सकते हैं। फिर दोस्तों क्या ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं क्या होती हैं, ये भी आप लोग कर लेंगे दोस्तों। उसके बाद में क्या है, कह रहा है कि एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण किए। दोस्तों ये जो ऑप्शन है यानी छठवें का दोस्तों खा में जो दिया गया है, इसको आप लोगों को हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। यानी एथेनोइक अम्ल के दो रासायनिक समीकरणों को हमें समझना है। तो दोस्तों क्या समझना है, यानी देख लेते हैं किस तरीके से दोस्तों हम लोग इसे प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों क्या है, बेकिंग सोडा से धोने वाला सोडा ज्ञात करना है। हमें क्या निकालना दोस्तों? बेकिंग सोडा से धोने वाला सोडा ज्ञात करना है। तो आइए देख लेते हैं। खा नंबर के जो दोनों पॉइंट दिए गए हैं, ये दोस्तों इसमें क्या है, ये तो चीज़ें दोस्तों लिखने वाली हैं, तो आप लोग रासायनिक गुणों को और समीकरणों को लिख सकते हैं। यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं केवल इसमें रिएक्शन देना कह रहा कि रासायनिक समीकरण लिखिए। तो दोस्तों इसमें बहुत सारी चीज़ें लिखनी है, आप लोग लिख सकते हैं अपने नोट से दोस्तों। यहाँ पर हम लोग केवल आप लोगों को ये जो यहाँ पर केवल रिएक्शन देने हैं, केवल रिएक्शन वाला पॉइंट समझा देंगे। तो दोस्तों क्या कह रहा बेकिंग सोडा से धोने वाला दोस्तों धोने वाला सोडा बनाना है। तो किस तरीके से बनाएंगे दोस्तों? Na क्या बनाएंगे दोस्तों? पहला वाला है पॉइंट Na, क्या लिख रहे हैं? बेकिंग सोडा NaHCO3। अब दोस्तों इससे हमें बनाना क्या है? इससे हमें बनाना है यानी धावन सोडा, धोने का सोडा बनाना है। तो क्या बनाएंगे दोस्तों? Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O। अब दोस्तों हमें एक चीज़ यहाँ पर देखनी है कि क्या हमारा समीकरण संतुलित समीकरण है। तो दोस्तों यहाँ पर Na यानी सोडियम 2 है, यहाँ पर सोडियम 1 है। तो दोस्तों यहाँ पर ये केवल चीज़ें नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग आगे क्या करेंगे? 2 से मल्टीप्लाई लगा देंगे। तो दोस्तों जैसे 2 से मल्टीप्लाई लगाएंगे पूरा समीकरण कैसा हो जाएगा? संतुलित हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्या है? ये है बेकिंग सोडा। ये दोस्तों क्या है? बेकिंग सोडा लिख देते हैं, ये है बेकिंग सोडा। और दोस्तों ये वाला क्या प्राप्त हुआ? ये प्राप्त हुआ है हमें धावन सोडा। क्या मिला दोस्तों? ये हमें धावन सोडा प्राप्त हुआ है। फिर दोस्तों दूसरा क्या है, कह रहा है कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनानी है। क्या करनी दोस्तों? जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस बनानी है। तो आइए देख लेते हैं कि जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। दूसरा दोस्तों पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट में जिप्सम से हमें प्लास्टर ऑफ पेरिस बनानी है, तो क्या लिखेंगे? जिप्सम सबसे पहले लिख लेते हैं CaSO4 इंटू ट्वाइस H2O। ये दोस्तों क्या है? ये है जिप्सम। अब इससे जब हम लोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? CaSO4 इंटू हाफ H2O। हमें दोस्तों याद रखना है जहाँ पर प्लास्टर ऑफ पेरिस होगा वहाँ पर हाफ जरूर लगा होगा, यानी जल जो है वो आधा होता है, इंटू 3/2 H2, यानी दो चीज़ें मिली होती दोस्तों। तो ये क्या बन गया? ये बन गया जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस। दोस्तों ये क्या है? ये है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो यहाँ पर लिख देते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इस तरीके से। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। कह रहा है कि पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य लिखिए। दोस्तों क्या है? पादप में जाइलम का एक प्रमुख कार्य क्या है, यानी पादप में जाइलम किस तरह का रोल निभाते हैं, जाइलम के क्या कार्य होते हैं, जाइलम किस तरीके से पेड़ पौधों में अपनी प्रतिक्रिया को जाहिर करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है? 8वें का पहला। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8वें का पहला, यानी जाइलम का जो मुख्य कार्य है वो क्या है दोस्तों? पादप में जाइलम जल का संवहन करते हैं। क्या करते हैं दोस्तों? जल का संवहन करते हैं। पादप में जाइलम क्या करते हैं? जल का संवहन करते हैं। तो दोस्तों यही हमें लिखना था। अब आइए दूसरा पॉइंट देख लेते हैं कि इसका दूसरा पॉइंट दोस्तों क्या है। तो दूसरा पॉइंट कह रहा है कि शरीर के किस अंग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है। दोस्तों क्या है? शरीर के किस अंग में कॉपर्टी स्थापित किया जाता है। तो दोस्तों शरीर के किस अंग में कॉपर्टी लगाते हैं, यानी ये लगाते हैं गर्भाशय में। दोस्तों कहाँ पर लगाया जाता है? गर्भाशय में, या इसी को बोलते हैं यूटेरस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इसी को यूटेरस बोलते हैं। यूटेरस में लगाया जाता है, यूटेरस में लगाया जाता है। फिर दोस्तों तीसरा पॉइंट देख लेते हैं इसी का। मेंडल ने किस पौधे पर अपना प्रयोग किया। तो दोस्तों मटर के पौधे पर मेंडल ने प्रयोग किया था। कौन सा पौधा था? मटर का पौधा। तो मटर के पौधे पर दोस्तों किसने प्रयोग किया था? मेंडल ने। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि समजात अंगों के उदाहरण बताइए। तो दोस्तों समजात अंग कैसे क्या होते हैं वो देख लेते हैं, यानी जो रचना में एक समान होते हैं।
जो रचना में एक समान होते हैं वो समजात अंग कहलाते हैं, या समजात अंग के उदाहरण क्या होते हैं? तो दोस्तों कैसे होते हैं? जैसे मेंढक के अग्रपाद, मेंढक के अग्रपाद, दोस्तों मेंढक के जो आगे के पैर होते हैं किसके समान होते हैं? चमगादड़ के पंख के समान होते हैं, चमगादड़ के पंख के समान होते हैं। और चमगादड़ का जो पंख है दोस्तों वो किसके समान होता है? मनुष्य के हाथ की तरीके से होता है। जैसे हम लोगों का हाथ है उसी तरीके के दोस्तों मेंढक के अग्रपाद होते हैं, व चमगादड़ के पंख भी होते हैं मनुष्य के हाथ की तरह, मनुष्य के हाथ की तरह। तो ये दोस्तों क्या है? ये है समजात अंगों के उदाहरण। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर। तो अब आइए दोस्तों देख लेते हैं, अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं 2024 का पेपर, कक्षा 10 की साइंस का जो 2024 में पेपर आया दोस्तों, कौन सा था दोस्तों? क्लास 10th के लिए 2024 का पेपर है साइंस का। तो अब इस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं। और दोस्तों इन दोनों पेपर से ही बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यूपी बोर्ड एग्जाम में जो 4 तारीख को दोस्तों, कब? यानी 4 मार्च को, 4 मार्च को जो आप लोगों का पेपर होना है उससे बहुत से क्वेश्चन इसी से आएंगे दोस्तों। और अगर कहा जाए तो 2022, 23 और 24 जितने क्वेश्चन आप लोगों को हमने सॉल्व करा दिए हैं, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन इसमें दिए गए हैं। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। दोस्तों क्या है? निम्न में कौन सा लेंस छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए लाना चाहिए? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस, या 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल लेंस। तो फ्रेंड्स हमें पढ़ने के लिए जो प्रयोग में लाना चाहिए वो लाना चाहिए 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस प्रयोग में लाना चाहिए। तो फ्रेंड्स पहले क्वेश्चन का जो राइट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन दोस्तों पढ़ते चलिएगा, कितने सेंटीमीटर फोकस दूरी का हमें लेंस की आवश्यकता होती है? 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के लेंस की आवश्यकता होती है। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि तारों के टिमटिमाने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों तारों के जो टिमटिमाने का कारण है वो बिल्कुल राइट आंसर लगाया है। जिस बच्चे ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, इस पेपर को सॉल्व किया है यूपी बोर्ड में, क्या लगा दिया है उसने? वायुमंडलीय अपवर्तन। तो दोस्तों इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? यानी वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे क्या है? टिमटिमाते हैं, अपनी जगह से दोस्तों परिवर्तित होते हुए प्रतीत होते हैं। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। दोस्तों क्या है? उत्तल दर्पण के द्वारा, किसके द्वारा? उत्तल दर्पण के द्वारा अनंत पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके का बनता है दोस्तों? तो आइए इसको तो हम लोग समझ लेते हैं कि किस तरीके से दोस्तों बनता है, उत्तल दर्पण का कैसा प्रयोग होता है, हम लोग इस तरीके से समझेंगे थोड़ा और शॉर्टकट में जानने का प्रयास करेंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि हम लोग जानते हैं कि उत्तल दर्पण कैसा होता है दोस्तों, इस तरह का होता है उत्तल दर्पण। उसके एक साइड में दोस्तों, इस साइड अंदर का जो मुड़ा होता है साइड, वहाँ पर पॉलिश लगी होती है। ये एक एमएन द्वारक होता है, यहाँ पर एक ये पी बिंदु होता है, यहीं से ऐसे ही सीधे रेखा जाती है दोस्तों। यहाँ पर मान लेते हैं यहाँ पर कहीं इसका वक्रता केंद्र रहा होगा, यहाँ पर इसका कहीं फोकस दूरी रहा होगा। अब दोस्तों इस तरीके से जो किरणें अनंत से आती हैं, कह रहा कि अनंत से किरणें आती हैं, तो अनंत से जो किरणें आपतित होती हैं वो इस तरीके से ऐसे निकल जाती हैं। एक किरण जो अनंत से इस तरीके से आती है वो इस तरीके से निकल जाती है, इस डायरेक्शन में। अब दोस्तों ये किरणें यहाँ पर तो कहीं मिलती नहीं है, लेकिन जब इन्हें पीछे डॉट डॉट करते हैं तो ये किरणें इस तरीके से आती हुई प्रतीत होती हैं। कहाँ से आती हुई प्रतीत होती हैं? फोकस से। तो इस तरीके से आती हुई प्रतीत होती हैं इस डायरेक्शन में। तो दोस्तों यहाँ पर कहाँ पर प्रतिबिंब बनना, यानी फोकस पर बनना। कैसा बनना? बिल्कुल छोटा सा। यानी जब किसी अवतल दर्पण के सामने दोस्तों क्या है? उत्तल दर्पण के सामने, सॉरी दोस्तों, जब किसी उत्तल दर्पण द्वारा अनंत पर स्थित, यानी ये वस्तु कहाँ पर है? ये अनंत पर है, यानी अनंत से किरणें आ रही हैं, अनंत पर स्थित होता है तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? फोकस पर। और कैसा बनता है? बिल्कुल छोटा सा। और दोस्तों होता कैसा? आभासी तथा छोटा, डॉट डॉट करके आया है दोस्तों। हकीकत में किरणों ने नहीं काटा, नहीं तो वास्तविक हो जाता। तो यहाँ पर डॉट डॉट के द्वारा आया है, काल्पनिक आया है, तो क्या हो जाएगा? आभासी तथा छोटा। तो इस क्वेश्चन का दोस्तों राइट आंसर क्या बनेगा? तो भाई इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम से आभासी तथा छोटा। तो इस तरीके से हम लोगों ने इसे भी सॉल्व कर लिया। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। क्वेश्चन नंबर है चौथा। कह रहा श्वेत प्रकाश को दोस्तों क्या? श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारे जाने पर, यानी जब कोई श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से टकरा कर दोस्तों 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। कितने रंगों में विभक्त होता है? 7 रंगों में अपने आप को विभक्त कर लेता है। तो विचलन कोण वाला रंग होता है, यानी विचलन कोण, अधिक विचलन कोण वाला, यानी सबसे अधिक विचलन कोण वाला रंग कौन सा होता है? तो आइए देख लेते हैं दोस्तों किस रंग में बढ़ता है। तो दोस्तों कौन सा रंग होता है? यहाँ पर दोस्तों उसने देखो नारंगी लगा दिया है, नारंगी उसका गलत है। किस तरीके से दोस्तों एक पैटर्न प्राप्त होता है? तो दोस्तों उसमें पैटर्न हमें कैसा मिलता है? मिलता है विब ग्योर। कैसा पैटर्न मिलता है? विब ग्योर पैटर्न मिलता है।
अब देख लेते हैं कौन कौन से इसमें कलर हैं। तो दोस्तों ये बैंगनी है, वायलेट है, ये इंडिगो जामुनी है, ये ब्लू नीला है। यानी यहाँ पर अब बैंगनी तो यहाँ पर कहीं दिया नहीं गया है तो ये भी बाहर हो जाएगा, जामुनी भी कहीं नहीं दिया गया तो ये भी बाहर हो जाएगा। उसके बाद में सबसे ज़्यादा कौन होता है, नीला। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसका सही ऑप्शन होगा नीला, यानी क्वेश्चन ऑप्शन डी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर चौथे का डी ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि नीला रंग जो है वह इस कंडीशन के अनुसार सबसे ज़्यादा विचलित होगा। वैसे तो बैंगनी रंग जो है वो सबसे ज़्यादा विचलित होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर दोस्तों, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आइए देख लेते हैं, इसे समझ लेते हैं। क्या दिया गया दोस्तों, यहाँ पर दिया गया है ओम। तो दोस्तों ओम किसका मात्रक होता है, ये होता है प्रतिरोध का मात्रक। दोस्तों किसका होता है, प्रतिरोध का। तो एक के सामने दोस्तों क्या है, दो, तो यहाँ पर लिख लेंगे एक के सामने क्या होना चाहिए, दो होने चाहिए। फिर दोस्तों क्या है, वाट किसका होता है, तो वाट होता है शक्ति का। वाट किसका होता है दोस्तों, शक्ति का। इसका मतलब दो के सामने क्या होना चाहिए, तीन होना चाहिए। फिर दोस्तों दिया गया है तीसरे पर एम्पियर, तो एम्पियर किसका होता है, विद्युत धारा का। तो दोस्तों क्या आ जाएगा, यानी तीन के सामने क्या आना चाहिए, तीन के सामने एक आना चाहिए। फिर दोस्तों वोल्ट किसका होता है, वोल्ट होता है विभवांतर का, यानी चार के सामने क्या आना चाहिए, तो चार के सामने चार ही आना चाहिए। अब देख लेते हैं ये कंडीशन कहाँ पर प्राप्त हुई है। तो दोस्तों पहले का दूसरा, दूसरे का तीसरा, तीसरे का चौथा और चौथे का चौथा, यानी ए नंबर पर सही प्राप्त हुई है। यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर। तो फ्रेंड्स इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, मिलान भी कर लेते हैं और इनसे हमें ये भी पता चलता है कि दोस्तों क्या है, यानी प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, ओम होता है, शक्ति का मात्रक क्या होता है, वाट होता है, धारा का मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है, और विभवांतर का मात्रक क्या होता है, वोल्ट होता है। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो अब आइए दोस्तों क्या दिया गया है, दिया गया है आर व 2R प्रतिरोधों के दो तारों को पहले श्रेणी क्रम तथा बाद में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। यदि दोनों दशाओं में कुल प्रतिरोध R1 व R2 हो तब R1 बटे R2 का मान ज्ञात कीजिए। फ्रेंड्स आप लोगों को शायद याद आया होगा कि ये क्वेश्चन हम लोग पहले ही सॉल्व कर चुके हैं इससे पहले वाले पेपर में। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं कि पेपर में कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो प्रतिवर्ष रिवीजन होते हैं, रिवाइज होते हैं। तो दोस्तों 2022, 23 और 24 के जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को 2025 के जो 4 तारीख को आप लोगों का पेपर है 10th क्लास की साइंस का, उसमें बहुत सारे क्वेश्चन फिर से दोबारा से वही पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं कि किस तरीके का ये क्वेश्चन होगा, कैसे हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे लगाएंगे कैसे, यानी यहाँ पर हमें देख लेना है, इस तरीके से यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। यानी R1 जो है, तो R1 कह रहा है कि ये R1 जो है दोस्तों किस क्रम में है, यानी पहले श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में कैसे जोड़ते हैं, सामने जोड़ देते हैं, यानी R1 और प्लस R2 जोड़ देंगे। तो दोस्तों कैसा आ जाएगा, यानी यहाँ पर तो 3R आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग जोड़ लेते हैं समांतर क्रम में, यानी 1/R2 जोड़ लेते हैं। तो कैसे आ जाएगा दोस्तों, 1/R आ जाएगा और प्लस में 1/2R हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग एलसीएम लेंगे तो 2 का यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर तो नीचे तो 2R हो जाएगा, 2 यहाँ पर गुणा करेंगे तो आ जाएगा 2 + 1। अब जोड़ेंगे दोस्तों तो आ जाएगा 3/2R। दोस्तों जब यहाँ पर 1/R2 का मान ये है, तो जब R2 का मान निकालेंगे तो दोस्तों R2 का मान क्या आएगा, तो यहाँ पर रख देते हैं। R2 बराबर दोस्तों कितना आ गया निकल कर, तो R2 बराबर क्या आ जाएगा, 2R ऊपर हो जाएगा और 3 नीचे हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर मान रख लेते हैं, क्या रखना है हमें, R1 बटे R2। तो R1 का मान क्या आया है, 3R अपॉन में R2 का मान क्या आया है, यानी 2R अपॉन में 3। तो दोस्तों R से R कैंसिल हो जाएगा, 3 चला जाएगा ऊपर, तो क्या हो जाएगा, 3 का यहाँ पर गुणा हो जाएगा, यानी 3 त्रिका 9 और बटे में 2 आ जाएगा। तो 9/2 कौन सा ऑप्शन सही है, 9/2। तो इस तरह से इन क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों हम लोगों ने क्या किया है, सॉल्व कर लिया। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है और किस तरीके से वो सॉल्व होगा, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि चित्र में दर्शाए गए इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय क्षेत्र है, यानी ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है और ये दोस्तों क्या चुंबकीय क्षेत्र, उसके लंबवत प्रवेश करने पर आरोपित बल की क्या दिशा होगी। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग फ्लेमिंग के बाएं हाथ के द्वारा लगाते हैं। दोस्तों क्या है ये, दोस्तों क्या है ये, जो है वहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन की दिशा है, किस तरीके से इलेक्ट्रॉन चल रहा है। दोस्तों ये जो है अंदर की ओर, यानी ये जो डायरेक्शन है दोस्तों अंदर की ओर, जैसे ये है तो ऊपर की ओर ये क्या है, तो फ्रेंड्स ये ऊपर की ओर जो जाती है इस तरीके से, तो क्या है, यानी ये चुंबकीय क्षेत्र है ऊपर की ओर इस तरीके से। तो दोस्तों ये इस तरीके से ये है और ये दोस्तों धारा है इस तरीके से ऊपर की ओर, और ये दोस्तों जो अंगूठा है, अंगूठा बताता है लगने वाले बल की दिशा। यानी तीनों जो चीज़ें होती हैं वो एक दूसरे के लंबवत होती हैं दोस्तों। ये क्या उंगली क्या दर्शाती है दोस्तों, ये धारा की दिशा, ये क्या दर्शाती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, ये अंगूठा क्या दिखाता है चालक पर लगने वाले बल की दिशा को। तो दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। यानी कह रहा है कि आरोपित बल की दिशा क्या होगी, तो दोस्तों कागज तल के नीचे की ओर होगी या कागज तल के ऊपर की ओर होगी। तो दोस्तों जब यहाँ पर इस तरीके से ये ऊपर की ओर जा रहा है इस तरीके से दोस्तों, तो यानी ऐसे लगाते हैं, किस तरीके से लगाते हैं, इस तरीके से। यहाँ पर ये है दोस्तों क्या है, इस तरीके की दिशा है और ये दोस्तों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ऐसे। तो दोस्तों यहाँ पर जब हम लोग दर्शाएंगे तो ये कागज तल के नीचे की ओर होनी चाहिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है इस तरीके से। तो यहाँ पर तीनों चीज़ें एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, तीनों चीज़ें एक दूसरे के लंबवत होनी चाहिए। यानी यदि कोई एक चीज़ इस तरीके से जा रही है इस तरीके से दोस्तों, तो एक चीज़ ऐसे इसके लंबवत जाएगी
इस तरीके से। अब दोस्तों दूसरी चीज़ जो जाएगी तो इसके अंदर की ओर भी जा सकती है, बाहर की ओर भी जा सकती है। तो दोस्तों अंदर और बाहर को तो हम दिखा नहीं सकते हैं, तो इसे किस तरीके से दिखाते हैं, इस तरीके से इसका डायरेक्शन दिखाते हैं। तो इसमें देख देते हैं कि ये जो तीनों हैं वो एक दूसरे के प्रति 90 डिग्री पर बने हुए हैं। तो दोस्तों यही आ जाएगा, यानी कागज तल के लंबवत नीचे की ओर इस तरीके से बन जाएगा दोस्तों। तो अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दोस्तों क्या है, फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम के अनुसार इसका हम लोग आंसर ज्ञात करेंगे। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है, कह रहा कि प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है। क्या कह रहा दोस्तों, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या होता है। तो फ्रेंड्स जो प्रोपेनल होता है उसमें क्रियात्मक समूह क्या बनता है, तो दोस्तों उसमें बनता है सिंगल बॉन्ड CHO। क्या बनता है दोस्तों, सिंगल बॉन्ड CHO। तो यानी इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 8 का जो पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड CHO के साथ में क्रियात्मक समूह बन जाएगा। फ्रेंड्स ये जो आप क्वेश्चन का आंसर है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार यूपी बोर्ड एग्जाम में ये पूछा भी जा चुका है। आप लोग पीछे भी देख चुके हैं कि एक एल्डिहाइड का और एक प्रोपेनल का क्रियात्मक समूह पिछले वाले भी पेपर में पूछा गया था। फिर दोस्तों देख लेते हैं क्या दिया गया है क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों दिया गया है कि उदासीन घोल का pH मान होता है। तो दोस्तों जो उदासीन घोल होता है उसका pH मान क्या होता है, तो फ्रेंड्स उदासीन घोल का pH मान होता है 7। क्या होता है दोस्तों, उदासीन घोल का pH मान 7 होता है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 7 लिख दिया। अब हमें एक चीज़ समझनी है कि जो उदासीन घोल होते हैं तो जिनका मान 7 होता है दोस्तों वो तो उदासीन होते हैं। जब हम लोग 7 से ऊपर जाते हैं तो क्षार बन जाते हैं, क्षारी हो जाते हैं। और जब 7 से नीचे आते हैं तो वो अम्लीय हो जाते हैं। तो ये बात भी हमें याद रखनी है कि कब अम्लीय होता है और कब क्षारी होता है। फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कीटोन क्या है। निम्नलिखित में कीटोन जो है वो क्या होता है। तो दोस्तों देख लेते हैं कि निम्नलिखित में कीटोन क्या होते हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में कीटोन जो होते हैं वो होते हैं प्रोपेनॉन। क्या होते हैं, कीटोन जो है वो क्या होते हैं, प्रोपेनॉन होते हैं। अब कैसे होते हैं प्रोपेनॉन, इसको हम लोग समझ लेते हैं कि प्रोपेनॉन कैसे बनते हैं। तो दोस्तों क्या हो जाता है, यानी CH3 का वोल्टॉइस CO इसके साथ में। अब दोस्तों इसके साथ में क्रियात्मक समूह क्या जुड़ जाता है, तो इसके साथ में क्रियात्मक समूह जो जुड़ता है वो जुड़ता है दोस्तों सिंगल बॉन्ड C और डबल बॉन्ड O के साथ। इस तरीके से ये क्रियात्मक समूह होता है। तो ये क्या बन जाता है दोस्तों, कीटोन के द्वारा प्रोपेनॉन का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आंसर सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। क्या है फ्रेंड्स, ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला तत्व है। तो कौन सा है, क्या वो Au है। Au क्या होता है, सोना होता है। Ag क्या होता है, चांदी होता है। K क्या होता है, पोटेशियम होता है। Cu क्या होता है, कॉपर होता है। तो दोस्तों ठंडे जल से हाइड्रोजन गैस बनाने वाला क्या होता है, तो दोस्तों ठंडे जल से जो हाइड्रोजन गैस बनाने वाला होता है वो होता है पोटेशियम। क्या होता है दोस्तों, पोटेशियम। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा C नंबर, यानी पोटेशियम इसका राइट आंसर होगा। और दोस्तों पोटेशियम के अलावा और कौन कौन से होते हैं जो ठंडे जल के साथ में हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। तो दोस्तों एक तो होता है पोटेशियम, एक होता है सोडियम, एक क्या होता है सोडियम यानी कि Na। फिर दोस्तों क्या होता है कैल्शियम, एक होता है कैल्शियम यानी कि Ca। इस तरीके से कैल्शियम। अब आइए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12वां फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 12वां देख लेते हैं क्या है, कार्बोनेट अयस्क की सीमित वायु में उच्च ताप तक गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करने की क्रिया है। तो दोस्तों कार्बोनेट जो अयस्क होता है उसको सीमित वायु में जब उच्च ताप पर जाकर हम लोग गर्म करके ऑक्साइड प्राप्त करते हैं तो वह क्रिया कहलाती है प्रगलन क्रिया। क्या कहलाती है दोस्तों, उस क्रिया को हम लोग बोलते हैं प्रगलन क्रिया। कब, जब हम लोग किसी भी कार्बोनेट अयस्क को दोस्तों सीमित वायु में उच्च ताप पर गर्म करके ऑक्साइड के रूप में प्राप्त करते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं, कह रहा है रासायनिक अभिक्रिया है CuSO4 प्लस कॉपर सल्फ्यूरिक अम्ल है दोस्तों, Fe फेरिक है प्लस FeSO4 प्लस Cu। दोस्तों अब इसमें क्या हो गया, ये जो Fe है ये किसके साथ में आ गया, SO4 के साथ में आ गया, यानी इसने क्या किया Cu को विस्थापित कर दिया दोस्तों। तो ये क्या बन गया, ये बन गया विस्थापन अभिक्रिया। यानी इसने जब विस्थापित कर दिया तो क्या बन गया, विस्थापन अभिक्रिया बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 13वें का राइट ऑप्शन क्या हो गया, B नंबर, यानी ये बन गया क्या, विस्थापन अभिक्रिया। तो इस तरीके से इन अभिक्रियाओं को हम लोग समझते हैं दोस्तों। सारी चीज़ें हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, बस केवल ये रिवीजन है। और दोस्तों जो भी क्वेश्चन आते हैं बिल्कुल एकदम से इजी आते हैं, आप लोग इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से सॉल्व करें। अगला क्वेश्चन दोस्तों दिया गया है, कह रहा स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक होता है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक होता है, कार्बन डाइऑक्साइड एवं जल, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल या फिर इनमें से सभी। तो दोस्तों जो स्वपोषी पोषण होता है उनके लिए ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें से सभी, यानी ये सारी चीज़ें आवश्यक होती हैं सुपोषी के पोषण के लिए।
फिर फ्रेंड्स देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा कि निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है। दोस्तों क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन दिया गया है। तो दोस्तों जो पादप हार्मोन है वो कौन सा है। तो दोस्तों टेस्टोस्टेरोन है क्या, या साइटोकाइनिन है, या एड्रीनिल है, या थायरॉक्सिन है। तो दोस्तों ये जो है साइटोकाइनिन, ये है पादप हार्मोन। यानी साइटोकाइनिन जो है ये क्या कार्य करता है, ये दोस्तों पादप हार्मोन का कार्य करता है। टेस्टोस्टेरोन जो है दोस्तों ये क्या होता है, ये मनुष्यों में पाया जाता है, यानी कि मेल में पाया जाता है ये टेस्टोस्टेरोन। और ये करता क्या है दोस्तों, ये अंडकोश का निर्माण करता है। क्या करता है, ये अंडकोशों का निर्माण करता है। अंडकोशों के निर्माण में ये प्रयोग किया जाता है, यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर अगला दोस्तों क्वेश्चन क्या है। कह रहा परागकोश में होते हैं। तो परागकोश में क्या होते हैं, अंडाशय होते हैं, गर्भाशय होते हैं, परागकण होते हैं, या फिर वाह्यदल होते हैं। तो दोस्तों जब बात हो रही है परागकोश की तो उसमें क्या पाया जाएगा, उसमें परागकण पाया जाएगा। भाई जब परागकोश है तो उसमें परागकण पाया जाएगा, इस तरीके से। फिर क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुनरुद्भवन यानी पुनर्जनन द्वारा प्रजनन होता है। दोस्तों ये कौन सी अभिक्रिया है, कौन सी विधि है प्रजनन की। तो दोस्तों ये जो है ये है अलैंगिक विधि। कौन सी विधि है, ये अलैंगिक विधि है। यानी प्रजनन की एक अलैंगिक विधि होती है। तो उसी विधि का एक ये पार्ट है, क्या है, पुनरुद्भवन। तो दोस्तों क्या है, हाइड्रा में पाया जाता है, प्लेनेरियम पाया जाता है, ब्रायोफिलम में पाया जाता है, या फिर कबूतर में पाया जाता है। तो दोस्तों जो पुनरुद्भवन है वो मुख्यतः किस में पाया जाता है, प्लेनेरियम पाया जाता है। हालांकि यदि प्लेनेरिया नहीं दिया होता तो हम लोग हाइड्रा में भी वही लगा देते, लेकिन हाइड्रा में किस तरह का पाया जाता है दोस्तों, तो हाइड्रा में पाया जाता है मुकुलन विधि। हाइड्रा में कौन सी विधि होती है, मुकुलन विधि होती है। यदि यहाँ पर प्लेनेरिया नहीं दिया होता तो हाइड्रा को ही हम लगा देते कि हाइड्रा में भी दोस्तों पुनरुद्भवन की क्रिया संपन्न होती है। तो इस तरीके से कौन सा ऑप्शन सही हो गया, इसका प्लेनेरिया जो है इसमें क्या होता है, पुनरुद्भवन क्रिया के द्वारा अलैंगिक जनन होता है। फिर दोस्तों देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा दो तंत्रिका कोशिका के मध्य, दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसे क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं, ऑक्सीन कहते हैं, जिबेरेलिन कहते हैं, या डायाफ्राम कहते हैं। तो दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है, जो रिक्त स्थान होता है, उसको बोलते हैं दोस्तों सिनेप्स। क्या कहते हैं उसको, उसको सिनेप्स कहा जाता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 18 का राइट ऑप्शन हो गया दोस्तों ए नंबर, यानी ए ऑप्शन इज राइट आंसर, सिनेप्स उसे बोला जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि निम्न में से कौन एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। यानी निम्न में से कौन जो है वह एक पारितंत्र में उत्पादक का उदाहरण है। शेर, ये तो दोस्तों दूसरे पर निर्भर होता है, ये नहीं है। हिरण, ये भी दूसरे पर निर्भर होता है। वर्षा, ये तो इसके तो कोई मतलब ही नहीं है। तो दोस्तों क्या है, हरे पौधे। क्या है आंसर, हरे पौधे। यानी हरे पौधे जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये पारितंत्र में एक उत्पादक की भूमिका को निभाते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यानी कि 20वां क्वेश्चन, लास्ट वाला क्वेश्चन क्या है। तो कह रहा कि मेंडल ने अपने प्रयोग में मटर के पौधे के किन लक्षणों का अध्ययन किया है। तो दोस्तों मटर के बीज पर उसने अध्ययन किया था कि गोल और झुर्रीदार होते हैं, ये भी ऑप्शन सही है। लंबे और बौने पौधे के लिए भी उसने प्रयोग किया था, ये भी ऑप्शन सही है। सफ़ेद और बैंगनी फूल के लिए किया था, ये भी ऑप्शन सही है। तो दोस्तों इनमें क्या हो जाएगा, यानी इनमें से सभी, यानी इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी सभी सही हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन के दोस्तों क्या हो जाएंगे, इनमें से सभी ऑप्शन सही माने जाएंगे। इनमें से जो ऑप्शन दिए गए, सभी ऑप्शन दिए गए, इन सभी के बारे में मेंडलर ने अपने प्रयोगों में बताया था। अब दोस्तों देख लेते हैं, ऑब्जेक्टिव पार्ट तो हो गया है, अब इसका सब्जेक्टिव पार्ट देख लेते हैं। इसका सब्जेक्टिव पार्ट किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन क्या है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्रकाश के प्रकीर्णन की 2 प्राकृतिक घटनाओं को लिखना है। तो दोस्तों प्रकाश के जो प्रकीर्णन है उसकी 2 प्राकृतिक घटनाएं कौन सी होती हैं। तो एक जो उसकी पहली घटना होती है कि आकाश का नीला रंग, कौन सी घटना होती है फ्रेंड्स, आकाश का नीला रंग। तो दोस्तों एक तो ये घटना हो गई उसकी कि आकाश का रंग कैसा होता है, यानी कि नीला रंग होता है। अब दोस्तों दूसरी घटना क्या होती है, यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का लाल या रक्ताभ होना। यानी सूर्योदय और सूर्यास्त के समय, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रक्ताभ होना, सूर्य का लाल को क्या बोलते हैं, रक्ताभ। क्या बोलते हैं, रक्ताभ होना। तो ये जो 2 घटनाएं हैं ये कैसी घटनाएं हैं, ये प्राकृतिक घटनाएं हैं। और इन घटनाओं में क्या होता है, प्रकाश के प्रकीर्णन की घटना होती है। फिर फ्रेंड्स कह रहा है कि दृष्टि दोष समझाइए। क्या कह रहा है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, केवल उनके नाम पूछ रहा है कि दृष्टि दोष कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम लिखो। तो दोस्तों दृष्टि दोष जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, नंबर 1
निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, इसको समझते चलते हैं। यानी इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो दिखाई पड़ती हैं परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। फिर दूसरा देख लेते हैं दूरदृष्टि दोष, दूरदृष्टि दोष, इसमें दोस्तों क्या होता है, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई पड़ती हैं परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं पड़ती हैं। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, तीसरा होता है जरा दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, इसमें क्या होता है, इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को ना तो पास की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं और ना ही दूर की वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। तो दोस्तों उसमें क्या हो जाता है, व्यक्ति एकदम से परेशान हो जाता है। इसको दोस्तों क्या है, इसको बायोपिया बोलते हैं, यानी दोनों रोग इसमें हो जाते हैं। अब आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि इसका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई क्या कह रहा है, आइए समझ लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत ही मज़ेदार भी क्वेश्चन है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के राइट आंसर कैसे बनते हैं भाई। बिल्कुल एकदम से मज़ेदार क्वेश्चन दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, कह रहा है कि उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग लिखिए। दोस्तों सबसे पहले तो हमें देखना है कि उत्तल दर्पण क्या होता है भाई। उत्तल दर्पण के देख लेने हैं, तो लिखेंगे यहाँ पर उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण के उपयोग। आइए देख लेते हैं कि उत्तल दर्पण के क्या उपयोग होते हैं। तो पहला उपयोग क्या होता है उत्तल दर्पण का, तो उत्तल दर्पण का पहला उपयोग किसमें किया जाता है फ्रेंड्स, वाहनों के साइड शीशा के रूप में, जैसा कि आप लोग जानते हैं वाहनों के साइड शीशे के रूप में, साइड शीशे के रूप में। दूसरा इसका उपयोग क्या होता है, धूप के चश्मे में, धूप के चश्मे में इसका उपयोग किया जाता है। ये उत्तल दर्पण के उपयोग हैं। अब उत्तल लेंस के देख लेते हैं। उत्तल लेंस के उपयोग दो दो पूछ रहा है फ्रेंड्स, दो दो नंबर के हैं, यानी एक अगर सही करेंगे तो एक नंबर मिलेगा, दोनों सही कर देंगे तो दोनों अंक मिल जाएंगे। तो उत्तल लेंस का पहला उपयोग क्या होता है, यानी दूरदृष्टि दोष के निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में, दूरदृष्टि दोष के निवारण में। अब फ्रेंड्स यदि दूरदृष्टि दोष उत्तल लेंस से दूर हो रहा है तो निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस से दूर होगा। दूसरा पॉइंट देख लेते हैं, प्रकाश किरणों को अभिसारी कर देते हैं, प्रकाश किरणों को अभिसारी कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अभिसारी कर देते हैं, प्रकाश किरणों को अभिसारी कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये था क्या, उत्तल तथा, कह रहा था उत्तल दर्पण तथा उत्तल लेंस के दो दो उपयोग। अब फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन कह रहा है, ये भी बिल्कुल एकदम से इजी क्वेश्चन है, कह रहा अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख बनाइए। दोस्तों किसमें, अवतल लेंस से। दोस्तों पहली बार इसने लेंस के बारे में पूछा है। क्या पूछा है, पहली बार इसने लेंस के बारे में पूछा है कि भाई अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने की, दोस्तों हमें एक किरण आरेख को बनाकर बताना है कि इसका किरण आरेख किस तरीके से बनेगा। तो आइए देख लेते हैं इसका किरण आरेख हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। देख लेते हैं फ्रेंड्स किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग एक क्या बना लेते हैं, उत्तल लेंस बना लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ इस तरीके से अवतल लेंस बनेगा, अवतल लेंस से बनाना है। तो इस तरीके से हमने एक अवतल लेंस यहाँ पर ड्रा कर लिया है। ये दोस्तों उसका प्रकाशिक बिंदु है O। अब इसके प्रकाशिक बिंदु से होती हुई एक सीधी रेखा खींच देंगे। दोस्तों ये जो है इधर की ओर अपना गोला पूरा करेगा, तो इसका मान लेते हैं फोकस इसकी यहाँ पर है, इसे F2 से लिख देंगे दोस्तों। अब यहाँ पर एक ये बनना है दोस्तों, तो इसका फोकस मान लेते हैं कि इसका फोकस यहाँ पर है, ये F1 से लिख देंगे। अब दोस्तों क्या है, एक हमें वस्तु रखनी है, तो एक वस्तु रखने के लिए यहाँ पर मान लेते हैं कि हमने एक ऑब्जेक्ट इस जगह अपना रख दिया है, यानी ये इस जगह हमने एक अपना ऑब्जेक्ट रख दिया है। ये जो है ऑब्जेक्ट है, यानी ये वस्तु है इस तरीके से। अब यहाँ से फ्रेंड्स का है एक किरण इस तरीके से जाएगी जो मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आपतित होगी। तो दोस्तों यहाँ पर आपतित होने के बाद ये किरण इस तरीके से निकलेगी, इस डायरेक्शन में निकल जाएगी। अब दोस्तों ये यहाँ पर तो कहीं मिलती हुई प्रतीत होती नहीं है। फिर दोस्तों एक किरण जो है वो डायरेक्ट इस तरीके से जाएगी, जो इस यहाँ से प्रकाशिक बिंदु से होती हुई ऐसे निकलेगी, यानी इस तरीके से ऐसे निकलेगी। दोस्तों यहाँ पर थोड़ा चित्र दोस्तों डैमेज हो गया, डायरेक्ट यहाँ से बनेगी। अब दोस्तों इस किरण को जो हम लोग पीछे से लेकर आएंगे तो ये F से होती हुई ऐसे जाती हुई प्रतीत होगी।
तो इसका मतलब दोस्तों कहाँ पर, यहाँ पर इस जगह ये दोनों किरणों ने एक दूसरे को कट किया तो इसका प्रतिबिंब यहीं पर बन गया, यानी यहाँ पर इमेज बन गई। इस तरीके से यहाँ पर क्या बन जाता है, इमेज बन जाता है। ये दोस्तों दोनों क्या होते हैं, फोकस होते हैं। ये यहाँ पर इस तरीके से लेंस होता है। तो ये दोस्तों क्या कंडीशन है, यानी अवतल लेंस से किसी वस्तु के प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख है, इस तरीके से होता है। अब आइए बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा किसी दोस्तों क्या कह रहा है, कह रहा 500 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है। दोस्तों क्या है, 500 वाट का एक रेफ्रिजरेटर है, 12 घंटा प्रतिदिन उपयोग में लाते हैं। रेफ्रिजरेटर द्वारा 30 दिन तक कितनी किलोवाट घंटा ऊर्जा व्यय होगी। तो आइए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसका फार्मूला देख लेते हैं कि हमें जब इसकी ऊर्जा ज्ञात करनी होगी तो क्या फार्मूला होता है। दोस्तों इसका फार्मूला होता है वाट गुणे घंटे गुणे दिन और बटे में होता है दोस्तों 1000। ये इसका फार्मूला होता है। अब आइए इस फार्मूले पर हम लोग मान रख लेते हैं। क्या क्या दिया गया है दोस्तों, तो वाट कितना दिया गया है, 500 वाट दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे 500 वाट गुणे घंटा कितना है, 12 घंटा है तो 12 घंटे गुणे दिन कितने हैं दोस्तों, तो 30 दिन दिए गए हैं, अपॉन में 1000। अब कट करते हैं, जीरो से जीरो गया, ये जीरो इस जीरो से, ये जीरो इस जीरो से। दोस्तों हमें यहाँ पर कट करना है, यानी 12 पंचे 60 हो गया और गुणे में दोस्तों 3 हो गया। अब गुणा करा देते हैं, तो 60 का गुणा करेंगे तो आ जाएगा 180। दोस्तों कितना आ जाएगा, 180 किलोवाट घंटा। कितना आ गया दोस्तों आंसर, 180 किलोवाट घंटा इस क्वेश्चन का आंसर प्राप्त हुआ था। दोस्तों इस तरीके से क्या करते हैं, हम सवाल को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन दोस्तों एक बार आप लोग फिर से देख लो, यानी जो वाट दिया जाएगा तो वाट गुणे घंटे गुणे दिन बटे 1000। ये इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, फार्मूले में रखकर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अब फ्रेंड्स देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। कह रहा किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को चित्र द्वारा समझाइए। तो दोस्तों जैसे हम लोग देख लेते हैं कि कोई क्षण चुंबक है, उसके द्वारा दोस्तों किस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती हैं, हमें इस चीज़ को केवल यहाँ पर समझना है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई एक ये क्षण चुंबक हम लोगों ने ले ली है, इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर एक क्षण चुंबक हम लोग ऐसे ले लेते हैं। ये जो है यहाँ से क्षण चुंबक है दोस्तों, ये उसका साउथ पोल है, दक्षिणी ध्रुव है, ये उसका उत्तरी ध्रुव है। तो फ्रेंड्स क्या है, किसी भी क्षण चुंबक के उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती हैं और ऐसे इसके दक्षिणी ध्रुव की ओर मुड़कर मिल जाती हैं, यानी इस तरीके से। इस कंडीशन में दोस्तों यहाँ से निकली, यहाँ चली गई, यानी इस तरीके से निकलती हैं और ऐसे मिल जाती हैं इस कंडीशन में। यहाँ से दोस्तों ऐसे निकली, यहाँ से इस कंडीशन में मिल जाती हैं इस तरीके से। इस तरीके से बस एक कंडीशन होनी चाहिए फ्रेंड्स, ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं। ये बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं हैं, इस तरीके से निकल जाएंगी। ये यहाँ इस तरीके से आती हुई प्रतीत होंगी, इस तरीके से। तो दोस्तों ये जो है, ये कोई एक क्षण चुंबक है और उसके चारों तरफ क्या है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को एक इस चित्र के द्वारा हम लोग समझ लेते हैं। दोस्तों ये क्या होता है, ये चुंबकीय बल रेखाएं जो होती हैं दोस्तों उत्तरी ध्रुव से निकलती हैं और दक्षिणी ध्रुव की ओर समाप्त होती हैं। दोस्तों ये बल रेखाएं कभी एक दूसरे को काटती नहीं है। ये बल रेखाएं काल्पनिक होती हैं दोस्तों, जहाँ निर्बल क्षेत्र हो जाता है वहाँ पर ये फैल जाती हैं, जहाँ पर सबल क्षेत्र होता है, प्रबल होता है, वहाँ पर ये सिकुड़ जाती हैं। इस तरीके की दोस्तों क्या होती है, इनके गुणधर्म होते हैं चुंबकीय बल रेखाओं के। अब आइए देख लेते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, धारावाही प्रणालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र किन किन कारकों पर निर्भर करता है। फिर दोस्तों फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम इस तरीके से बना होता है, यानी हम अपने दाएं हाथ की उंगली मध्यमा, तर्जनी उंगली, मध्यमा और अंगूठे को इस प्रकार फैलाएं कि वो तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। इस तरीके से तीनों एक दूसरे के यदि लंबवत हैं तो दोस्तों तर्जनी उंगली क्या करती है, धारा की दिशा, मध्यमा उंगली क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, वहीं अंगूठा क्या है, चालक पर लगने वाले बल की दिशा को इंगित करता है। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। अब दोस्तों उपभाग किसका है, ये केमिस्ट्री का सेक्शन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कह रहा कि निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखिए। फ्रेंड्स क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित यौगिकों के आईयूपीएसी पद्धति में नाम लिखिए। तो दोस्तों क्या कह रहा एसिटिलीन का नाम क्या होता है दोस्तों, किसमें, आईयूपीएसी पद्धति में एसिटिलीन क्या कहते हैं। तो दोस्तों एसिटिलीन को आईयूपीएसी पद्धति में क्या लिखते हैं दोस्तों, लिखते हैं इसको एथीन। क्या लिखते हैं, एथीन। ये इसका आईयूपीएसी पद्धति का नाम है। और दोस्तों इसका संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, किसका, एसिटिलीन का संरचनात्मक सूत्र क्या होता है, यानी इसका संरचना सूत्र क्या होता है, यानी C2H2, ये दोस्तों होता है एसिटिलीन का सूत्र। फिर दोस्तों क्या कह रहा है, एसिटिक अम्ल। क्या कह रहा है दोस्तों, एसिटिक अम्ल। तो दोस्तों एसिटिक अम्ल का क्या होता है, इसका दोस्तों आईयूपीएसी पद्धति में क्या नाम होता है। तो फ्रेंड्स एसिटिक अम्ल को क्या लिखते हैं, यानी इसे लिखते हैं एसिटिक एसिड। क्या लिख देते हैं दोस्तों, एसिटिक की जगह तो एसिटिक रहता है, यानी एसिटिक एसिड, एसिड लिखते हैं दोस्तों, एसिटिक एसिड। या फिर लिख देते हैं ग्लेशियल एसिटिक एसिड। क्या लिख देते हैं दोस्तों, ग्लेशियल लिख देते हैं। आइए यहां पर लिख देते हैं ग्लेशियल
ग्लेशियल एसिटिक एसिड एसिड। तो ये दोस्तों इसके क्या है, आईयूपीएसी पद्धति में नाम दिए गए। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, आईयूपीएसी पद्धति में नाम बना लेते हैं। फिर दोस्तों क्या है, फिर कह रहा कि दहन अभिक्रिया क्या है। तो फ्रेंड्स आप लोग दहन अभिक्रिया करेंगे। उसके बाद में सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं, ये भी आप लोग सॉल्व करेंगे। फिर दोस्तों क्या है, कह रहा कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं। दोस्तों ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ये यूपी बोर्ड एग्जाम में आ भी चुके हैं और इस बार भी आने की इनकी प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा है कि अम्ल और क्षार से आप क्या समझते हैं, ये क्या होते हैं। तो दोस्तों इनकी अम्लीय प्रकृति, अम्लीय अभिक्रियाएं, क्षारीय अभिक्रियाएं, इनकी धातुओं से अभिक्रियाएं और इनकी अधातुओं से अभिक्रियाएं, बहुत सारे टॉपिक आप लोगों को पढ़ाए गए हैं। फिर दोस्तों क्या, दैनिक जीवन में पीएच के 2 उपयोग। तो दोस्तों दैनिक जीवन में हम लोग पीएच का किस तरीके से उपयोग करते हैं, किस तरीके से इसकी सारणी होती है, वो बनाएंगे। फिर दोस्तों कह रहा विरंजक चूर्ण प्राप्त करने की विधि और रासायनिक सूत्र बताइए। दोस्तों विरंजक चूर्ण को ही क्या बोलते हैं, ब्लीचिंग पाउडर। क्या बोलते हैं दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर। तो शायद आप लोगों को याद आ रहा होगा कि ब्लीचिंग पाउडर भी आप लोगों को समझाया गया था। फिर दोस्तों टिप्पणी लिखने के लिए आती है, किसमें लिखना है, मिशेल में लिखना है टिप्पणी, या फिर संक्षारण के बारे में लिखना है, या फिर लिखना है कार्बन का सर्वतोमुखी प्रकृति। यानी कार्बन जो होता है वो कैसा होता है, सर्वतोमुखी होता है, यानी इसके बहुत सारे गुण होते हैं कार्बन के। तो इस तरीके से क्या करते हैं दोस्तों, ये जो पार्ट था दोस्तों हम लोगों ने केमिस्ट्री का सॉल्व किया है। अब आइए इसके देख लेते हैं इसके आगे के क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा कि दहन अभिक्रिया क्या है, और दोस्तों कह रहा है इसके 2 उदाहरण रासायनिक समीकरणों को दीजिए। तो दोस्तों अभिक्रिया तो आप लोग लिख लेना, केवल हम आप लोगों को समीकरण बता रहे हैं कि किस तरीके से हम लोग समीकरण के द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स आइए देख लेते हैं, केवल हम लोग समीकरण समझेंगे। तो दोस्तों क्या यहाँ पर लिखेंगे, C2H5OH प्लस O2। अब इसके दोस्तों क्रिया कराते हैं, देखते हैं यहाँ पर क्या बनेगा। तो दोस्तों यहाँ पर बनेगा CO2 प्लस H2O। अब दोस्तों हम लोग देख रहे हैं कि क्या ये अभिक्रिया जो है संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि हाइड्रोजन कितने हैं, 5 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं भैया, 2 हैं। तो ये बराबर नहीं हो रहा, तो इसको बराबर करेंगे दोस्तों। तो किस तरीके से यहाँ पर बराबर होगा, यानी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, 3 से, तो 3 दूनी 6 हो गया। यहाँ पर दोस्तों 5 ये हो गया, 1 ही हो गया, 6 हो गया, बराबर हो गया। अब दोस्तों हमें क्या बराबर करना है, यानी ऑक्सीजन बराबर करना है। तो दोस्तों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, और यहाँ पर दोस्तों क्या करेंगे, 3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों क्या है, इस साइड के अभिकारक और इस साइड के उत्पाद आप लोग मिलाकर देख सकते हैं, और ये देख सकते हैं क्या यह अभिक्रिया संतुलित अभिक्रिया है या नहीं है। तो दोस्तों ये था दहन अभिक्रिया का पहला एग्जाम्पल दोस्तों, यानी कह रहा था 2 उदाहरण बताना है। तो पहला उदाहरण दोस्तों क्या है, दहन अभिक्रिया के लिए ये है। अब दूसरा उदाहरण देख लेते हैं दहन अभिक्रिया के लिए दोस्तों क्या है। तो फिर से प्रक्रिया कराते हैं, C2H5OH प्लस CH3COOH। दोस्तों इसकी अभिक्रिया कराते हैं, किसके साथ में, ये दहन अभिक्रिया है। अब यहाँ पर दोस्तों क्या बनता है, तो यहाँ पर दोस्तों जो ये चीज़ें बनी है वही हम लोग केवल लिख देंगे। क्या लिख देंगे, C2H5 क्या लिखेंगे दोस्तों, तो यहाँ पर बन जाएगा CH3। इस वाले को पहले लिखते हैं, यानी CH3। क्या लिखेंगे दोस्तों, CH3। उसके बाद C। अब ये H हटा देंगे और यहाँ से C2H4 लिखेंगे दोस्तों। क्या लिखेंगे, C2, यहाँ से लिख देते हैं दोस्तों, क्या बन जाएगा यहाँ पर, यानी CH3 दोस्तों, C, यहाँ से C2, तो आ जाएगा C2। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर, अब यहाँ पर यदि हम लोग लिख रहे हैं 5 लिख देंगे दोस्तों, तो यहाँ पर एक H बचेगा, तो यहाँ पर 4 लिखना है, H4। अब प्लस में दोस्तों क्या बचेगा, यानी 2, एक यहाँ से बच गया H और एक यहाँ से H बच गया, तो यानी हो जाएगा H2O। तो इस तरीके से ये क्या होती हैं, ये होती हैं दहन अभिक्रियाएं दोस्तों। इन्हें क्या बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं दहन अभिक्रियाएं। तो दोस्तों ये है दहन अभिक्रिया के उदाहरण, यानी कि एग्जाम्पल। इसके 2 एग्जाम्पल है किस तरीके से दहन अभिक्रियाएं होती हैं। अब आइए इसका दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं। फिर दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कह रहा कायिक प्रवर्धन क्या है। तो दोस्तों आप लोगों को कायिक प्रवर्धन भी बताया गया है, उचित उदाहरण एवं चित्र के द्वारा समझाना है। फिर दोस्तों प्रकाश संश्लेषण अभिक्रिया समझनी है। फिर दोस्तों मानव हृदय यानी मानव हर्ट बनाना है, यानी मानव हृदय के बारे में दोस्तों क्या संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मानव हृदय किस तरीके से कार्य करता है। फिर फ्रेंड्स क्या है, कह रहा कि ओजोन परत क्या है पृथ्वी के लिए, इसके महत्व पर प्रकाश डालिए। तो दोस्तों ओजोन परत जो है वो कहाँ पर पाई जाती है, ये पृथ्वी की लेयर में जो होता है दोस्तों समताप मंडल। क्या होता है, समताप मंडल दोस्तों जो होता है समताप मंडल में ही पाई जाती है ओजोन परत। और दोस्तों ये क्या है, ये पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। यानी पृथ्वी पर जो पराबैंगनी, सूर्य की जो पराबैंगनी किरणें आती हैं, पराबैंगनी जो विकिरण आते हैं, उनसे हमारी रक्षा करती है दोस्तों। पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है, क्या रक्षा करती है, ओजोन परत। तो दोस्तों ये ओजोन परत के कुछ कार्य हैं, बाद बाकी ये थोड़ा दोस्तों सब्जेक्टिव चीज़ें हैं, आप लोग इनको स्वयं से पढ़ने का प्रयास करें। दोस्तों इस सेक्शन में केवल हम लोगों ने ज़्यादातर फोकस किया है बहुविकल्पी क्वेश्चंस के लिए। अब दोस्तों पॉइंट है,
कह रहा कि निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखना है। इसमें भी कह रहा 3+3 यानी 3 नंबर की दोनों टिप्पणी है। कह रहा लिंग निर्धारण कीजिए और मेंडल के नियम को दोस्तों बताना है, लिंग निर्धारण बताना है और मेंडल के नियम को हमें समझाना है किस तरीके से मेंडल का नियम है। तो आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, किस तरीके से इसको हम लोग दोस्तों समझेंगे। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं किस तरीके से इसे हम लोग समझेंगे। तो मेंडल का नियम क्या है फ्रेंड्स, आइए यहाँ पर समझ लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग सीखेंगे क्या, यानी लिंग निर्धारण। तो दोस्तों लिंग निर्धारण क्या होता है, यानी सबसे पहले दोस्तों हम लोग देख लेते हैं कि मानव में दोस्तों 23 जोड़ी गुणसूत्र होते हैं। कितने होते हैं? 23 जोड़ी। और कुल मिलाकर 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं, जिनमें से फ्रेंड्स जो 22 जोड़ी होते हैं वो समान होते हैं। 22 जोड़ी जो हैं वो स्त्री और पुरुष में एक समान होते हैं। 22 जोड़ी जो गुणसूत्र होते हैं वो स्त्री और पुरुष में समान होते हैं। इन गुणसूत्रों को क्या बोलते हैं? कायिक गुणसूत्र। क्या बोला जाता है फ्रेंड्स? कायिक गुणसूत्र, यानी इनको हम लोग कायिक गुणसूत्र बोलते हैं। उसके बाद में जो 23वां जोड़ा होता है फ्रेंड्स, वो होता है लिंग निर्धारण। क्या होता है वो? लिंग निर्धारण होता है फ्रेंड्स, यानी वो लिंग निर्धारित करता है। तो दोस्तों ये लिंग निर्धारण होता है। अब किस तरीके से ये कार्य करता है तो यहाँ पर देख लेते हैं। तो जैसे दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं, ये है मादा और ये है पुरुष यानी कि नर, इस तरीके से। तो फ्रेंड्स इसके पास क्या होते हैं? डबल एक्स होते हैं। इसके पास क्या होते हैं? एक्स और एक्स होते हैं। तो दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर क्या बनते हैं? यानी गुणसूत्रों का पेयर बनता है। तो यहाँ से फ्रेंड्स क्या उठाएंगे? एक्स आ जाएगा और यहाँ से क्या आएगा? इस वाले से भी एक्स मिलेगा तो डबल एक्स हो जाएगा। यानी जब डबल एक्स हो जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाएगी? यानी गर्ल हो जाएगी, बेबी गर्ल। उसके बाद दोस्तों जब एक्स यहाँ से आ जाएगा और ये वाई यहाँ से आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? एक्स यहाँ से आया, वाई यहाँ से आया, तो दोस्तों ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा बेबी बॉय। फिर दोस्तों ये एक्स यहाँ से आएगा और ये एक्स यहाँ से आ जाएगा तो यहाँ भी डबल एक्स हो जाएगा। यहाँ पर भी दोस्तों क्या हो जाएगा? ये भी बेबी गर्ल हो जाएगा। फिर दोस्तों यहाँ से ये एक्स आएगा और यहाँ से ये वाई आएगा, इसका मतलब ये एक्स और वाई हो जाएगा, तो ये भी क्या बन जाएगा? बेबी बॉय। तो दोस्तों दो कंडीशन में क्या होता है, यानी दो कंडीशन में यानी मेल पार्ट बनते हैं और दो कंडीशन में फीमेल पार्ट बनते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से मानव में क्या होता है, यानी लिंग निर्धारित होता है कि फ्रेंड्स हमें मादा से यानी फीमेल पार्ट से तो दोनों एक्स ही गुणसूत्र मिलते हैं, क्योंकि इनके पास तो दोनों एक्स ही क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर दोस्तों केवल पुरुष के पास यानी मेल पार्ट के पास एक एक्स होता है और एक वाई होता है। दोस्तों जब हमें यहाँ से एक एक्स मिलेगा और दोस्तों मेल से भी एक्स मिलेगा तो वहाँ पर उत्पन्न होने की संभावना क्या होती है? गर्ल की, यानी कि लड़की की। फिर दोस्तों यहाँ से तो हमें यानी माताओं से तो हमें केवल एक्स ही गुणसूत्र मिलेगा, लेकिन जब हमें दोस्तों पेरेंट्स से यानी कि पिता से, फादर से हमें जब वाई मिल जाता है तो यहाँ पर क्या बन जाता है? बॉय बनने के चांस होते हैं, यानी बॉय का निर्माण होता है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या होता है? लिंग का निर्धारण होता है। अब आइए दोस्तों देख लेते हैं इसका दूसरा पॉइंट क्या है। तो दोस्तों दूसरा पॉइंट कह रहा है कि मेंडल के नियम को बताना है। क्या बताना दोस्तों? मेंडल के नियम को बताना है, या उस पर हमें एक टिप्पणी लिखनी है कि मेंडल का नियम किस तरीके से दिया जाता है। तो फ्रेंड्स देख लेते हैं कि मेंडल के नियम ने सबसे पहले किस पर प्रयोग किया दोस्तों? मेंडल का नियम। तो फ्रेंड्स मेंडल का नियम क्या है? मेंडल ने अपना नियम किया है मटर के पौधे पर। मटर के पौधे पर दोस्तों, किस पौधे पर किया मेंडल ने अपना प्रयोग? यानी मटर के पौधे पर इन्होंने अपना प्रयोग किया। दोस्तों इन्होंने किया प्रथम संकर क्रॉस, यानी जो इनकी पहली संकर क्रॉस थी, प्रथम संकरण, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रथम संकरण। तो दोस्तों प्रथम संकरण में क्या किया इन्होंने? यानी एक लिया दोस्तों इन्होंने लंबा पौधा, एक लिया इन्होंने लंबा पौधा, और लंबे पौधे के दोस्तों गुणसूत्र क्या थे? कैपिटल डबल टी। एक दोस्तों इन्होंने लिया बौना पौधा। कैसा लिया दोस्तों इन्होंने? बौना पौधा। बौना पौधा दोस्तों क्या थे? यानी कि दोनों की स्मॉल टी। अब दोस्तों यहाँ पर क्या हुआ, जब यहाँ पर ये एक यहाँ पर कैपिटल टी मिल गया इससे, और दोस्तों यहाँ पर एक कैपिटल टी मिल गया इससे, तो ये क्या बन गया? यानी यहाँ पर जो कैपिटल टी है ये प्रभाविता अपनी दिखाएगा, ये स्मॉल टी प्रभाविता अपना नहीं दिखा पाएगी। तो भी दोस्तों यहाँ पर भी क्या मिला? यहाँ पर भी हमें लंबा पौधा प्राप्त हुआ। फिर दोस्तों यहाँ पर हमने क्या किया? इस वाले से कैपिटल टी ले लिया और यहाँ से इस वाले से हमने स्मॉल टी ले लिया। तो दोस्तों यहाँ पर भी क्या? यहाँ पर भी प्रभाविता का नियम लगेगा, तो यहाँ पर भी कैसा पौधा बनेगा? यानी लंबा पौधा बनेगा। फिर दोस्तों यहाँ से हमने क्या लिया? कैपिटल टी, और यहाँ से हमने क्या लिया दोस्तों? क्या ले लिया? यानी कि स्मॉल टी। तो ये क्या बन गया? यहाँ पर भी वही नियम लगा, लंबा पौधा बन गया।
फिर दोस्तों यहाँ से हमने क्या ले लिया, कैपिटल टी, और यहाँ से हमें क्या मिल गया, स्मॉल टी। तो फिर से क्या बन गया, लंबा पौधा। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या हुआ, यानी पहली जो पीढ़ी थी, यानी जो पहला प्रथम संकरण था, उसमें सभी कैसे पौधे प्राप्त हुए, तो दोस्तों उसमें सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए प्रथम संकरण में। अब दोस्तों ये तो था उनका प्रथम संकरण। अब देख लेते हैं कि द्वितीय संकरण किस तरीके से कराया था मेंडल ने। तो दोस्तों द्वितीय संकरण के लिए देख लेते हैं क्या कंडीशन रखी थी उन्होंने। यानी दोस्तों उन्होंने जो प्रथम संकरण के द्वारा जो पौधे बने थे उन्हीं दोनों पौधों के लिए, यानी एक के पास है कैपिटल टी और एक के पास है स्मॉल टी। दूसरा दोस्तों उन्होंने लिया, एक के पास है कैपिटल टी और दूसरे के पास है स्मॉल टी। अब दोस्तों यहाँ पर देख लेते हैं किस तरीके से संकरण कराएंगे। ये है दोस्तों द्वितीय संकरण। क्या लिखेंगे, द्वितीय संकरण, यानी ये द्वितीय संकरण क्रास है। क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ से मिलेगा कैपिटल टी, तो यहाँ से कैपिटल टी मिल गया। अब दोस्तों यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पर भी कैपिटल टी है, तो ये दोनों कैपिटल टी हो जाएंगे। तो दोस्तों ये कैसा हो जाएगा, यानी पूर्ण रूप से शुद्ध लंबा पौधा। क्या हो जाएगा, शुद्ध लंबा पौधा। तो दोस्तों ये बन जाएगा शुद्ध लंबा पौधा। उसके बाद में यहाँ से तो हमें मिला कैपिटल टी और यहाँ से हमें मिल गया स्मॉल टी। तो दोस्तों ये लंबा तो बनेगा लेकिन ये शुद्ध नहीं है, क्योंकि इसके साथ में एक स्मॉल टी भी शामिल है, तो ये केवल लंबा पौधा बनेगा। तो ये केवल लंबा पौधा। अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग ले रहे हैं, ये बन गया स्मॉल टी, लेकिन यहाँ से हमें मिल गया क्या, फिर से कैपिटल टी। तो ये फिर से क्या बन जाएगा, ये फिर से लंबा पौधा बन जाएगा। तो दोस्तों लंबा पौधा कैसा बनेगा, शुद्ध नहीं बनेगा लेकिन लंबा होगा। अब दोस्तों यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, यहाँ से मिल रहा है हमें स्मॉल टी और यहाँ से भी क्या मिल रहा है, यानी यहाँ से भी हमें स्मॉल टी मिल रहा है। तो दोस्तों द्वितीय संकरण में एक पौधा ऐसा प्राप्त हुआ है जो शुद्ध बौना पौधा है, जो शुद्ध बौना पौधा है। तो दोस्तों ये क्या था, ये था मेंडल का संकरण क्रॉस, यानी मेंडल ने इस तरीके से संकरण क्रॉस कराया था और इस क्रॉस के द्वारा दोस्तों क्या हुआ था, उन्होंने अपने नियम को प्रतिपादित किया था। दोस्तों उनका नियम क्या था, यानी प्रभाविता का नियम। दोस्तों प्रभाविता का नियम क्या होता है कि जो प्रभावी लक्षण किसी के साथ मिलते हैं तो वो उस दोस्तों वीक पॉइंट को निष्क्रिय कर देते हैं, निष्प्रभावी कर देते हैं। जैसे फ्रेंड्स यहाँ पर क्या है, कैपिटल टी मिला, यहाँ पर स्मॉल टी। अब इसके साथ में भी बौने पौधे के गुण हैं, लेकिन ये बौना पौधा में नहीं दिखाई पड़ेगा, हमें दिखाई पड़ेगा क्या, लंबा पौधा, क्योंकि ये जो कैपिटल टी है ये इस बौने पौधे के गुण को समाप्त कर देगा, इसके जो गुण है उसे छीण कर देगा, कमजोर कर देगा। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या था, ये था मेंडल का नियम। तो फ्रेंड्स आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि हम लोगों ने 2023, 2024 और 2025 में जो आने वाले प्रश्न हैं उन सभी के लिए दोस्तों हम लोगों ने अपनी प्रिपरेशन तैयार कर ली है। फ्रेंड्स यदि आप लोग ये वीडियो पूरा वॉच करते हैं, पूरा अंत तक देखते हैं, तो यकीन मानिए कि आप लोगों के 70 में से 70 नंबर अवश्य आएंगे। पूरा आप लोग अच्छे से प्रयोग कर पाएंगे, सारी चीज़ें आप लोगों को इसमें कवर कराई गई हैं। तो फ्रेंड्स इस तरीके से हम लोगों ने 2022, उसके बाद में 2023 और 2024 में जो भी पेपर हो चुके थे उनके सभी क्वेश्चंस को, उनके सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। और फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें, जो भी क्वेश्चन, जो भी चीज़ें आप लोगों को सॉल्व कराई गई हैं पूरी अच्छे से आप लोग सॉल्व करें। यकीन मानिए कि यदि आप लोग ये वीडियो पूरा देखते हैं और सारी चीज़ें अच्छे से समझते हैं तो आप लोगों का दोस्तों जो आप लोगों का 4 मार्च को पेपर होने वाला है, 4 मार्च को 10th क्लास का, दोस्तों 10th क्लास का जो साइंस का एग्ज़ाम होने वाला है आप लोगों का, यकीन मानिए कि जितने भी आप इसमें क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों ने देखे हैं वही क्वेश्चन वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों इसी आशा के साथ में आप लोग पूरा अच्छे से पेपर सॉल्व करें, समझें और उसके बाद में दोस्तों आराम से एकदम से टेंशन फ्री होकर इन सभी क्वेश्चन को तैयार कर लें। आप लोगों का बोर्ड का परीक्षा एकदम से लल्लन टॉप होने वाला है। तो फ्रेंड्स बने रहिए वीडियो और चैनल के साथ में, इसी तरीके से दोस्तों पढ़ते रहिए। आप लोगों की सफलता हमारा मुख्य उद्देश्य है। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, टेक केयर।